सबसे पहली चीज़ कि मुझसे ये यूपीएससी क्रैक हो सकती है, मुझसे नहीं होगा तो एग्जैक्टली यूपीएससी एक्सटर्नल मोटिवेशन से पास नहीं हो सकता। पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स न होने का कारण था कहीं ना कहीं मेरी लैक ऑफ प्रिपरेशन। थर्ड अटेम्प्ट में जाके मुझे समझ आया कि प्रीवियस क्वेश्चंस देखने चाहिए, कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। मैंने कभी 12 घंटे पढ़ाई नहीं करी, कभी नहीं कहीं देखिए सिर्फ 4 घंटे पढ़ना है। यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हो, सो यू आर वाइज इनफ। एक्चुअली यू आर प्रिविलेज्ड कि आपको यूपीएससी करने का मौका मिल रहा है। बहुत लोग होते हैं जिनको यूपीएससी का सिर्फ एक सपना ही देख के रह जाते हैं, उनको ये एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिलता। सफ़र द पेन ऑफ डिसिप्लिन और सफ़र द पेन ऑफ रिग्रेट। आज आपको रियलाइज़ नहीं होगा, बट ये पेन से आपको याद करना है कि वो स्माइल देखनी मुझे अपने पेरेंट्स के फेस पे। वो पहली बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, तो दूसरी बार नहीं हुआ, तो लगा तीसरे अटेम्प्ट में कि शायद मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए, शायद यूपीएससी इज़ नॉट फॉर मी। मुझे जब लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तब तक मेरे फादर मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्लान ए पे ही फोकस करना है और यूपीएससी ही क्रैक करनी है। That was a great motivation. So on behalf of all of you, I welcome her. Ashita, thank you. Thank you, sir. Please have a seat. So, first of all, I would like to thank Dronacharya IAS and sir for inviting me here. और इतने प्यारे प्यारे फेसेस हैं यहाँ पे, and सब excited है for hearing about the strategy. But at the outset, मैं ये बोलना चाहूँगी कि ये सिर्फ एक प्रिस्क्रिप्टिव मेडिसिन है। आपको इसको एक ब्लाइंडली, मैं ऐसा नहीं कहेंगी कि मैंने जो कहा वो लक्ष्मण रेखा हो गई या उसको आपको ब्लाइंडली फॉलो करना है। इसमें से आपको जो चीज़ें आपके लिए रेलेवेंट लगती है वो चीज़ें आपको आइडेंटिफाई करनी है और आपकी खुद की ऑथेंटिसिटी के साथ वो चीज़ें अपनी प्रिपरेशन में डालनी है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कम हियर फॉर द प्रीलिम्स स्ट्रैटेजी। प्रीलिम्स ऐसी एक चीज़ है जिसने मेरे लिए भी एक हर्डल की तरह काम किया। ये मेरा थर्ड अटेम्प्ट था, पहले दो अटेम्प्ट्स भी मेरे में प्रीलिम्स नहीं हुई थी, सो दिस वाज माय फर्स्ट मेंस। तो पहले अटेम्प्ट में प्रीलिम्स न होने का कारण था कहीं ना कहीं मेरी लैक ऑफ प्रिपरेशन, बिकॉज मैंने मेरा जो ग्रेजुएशन है वो कंप्लीट करके देन आई स्टार्टेड प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी। आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट, तो वो रिजल्ट आया उसके बाद अक्टूबर 2021 में आई स्टार्टेड विद प्रीलिम्स। देन मई 2022 में आई गेव माय फर्स्ट अटेम्प्ट। सो करीबन 8 मंथ्स की प्रिपरेशन थी एंड मुझे भी इतना पता नहीं था कि क्या करना चाहिए, कौन सी बुक्स पढ़नी चाहिए। सो कहीं ना कहीं मेरी लैक ऑफ प्रिपरेशन की वजह से मेरा जीएस का पेपर का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ था। सो दैट इज़ वाई आई कुडंट क्लियर प्रीलिम्स इन माय फर्स्ट अटेम्प्ट। देन इन सेकेंड अटेम्प्ट जीएस पे बहुत मेहनत करी, पर सीसैट नेग्लेक्ट कर दिया। सीसैट में मुझे ये लगता था कि मेरा रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन स्ट्रांग है, रीजनिंग वाला पार्ट स्ट्रांग है, पर क्वांट थोड़ा वीक होगा तो चल जाएगा क्योंकि वो तो क्वालिफाइंग पेपर होता है। तो यही सोच के मैं चली गई और वही चीज़ मुझे बैकफायर कर गई। सो लेसन कि हमें सीसैट में ये सारे जितने भी एस्पेक्ट्स है उस पर इक्वली वेटेज देना है और उस पर इक्वली फोकस करनी है, मेहनत करनी है। सो सेकेंड अटेम्प्ट में जीएस का कट ऑफ क्लियर हो गया था, बट सीसैट रह गया, उस वजह से वापस प्रीलिम्स नहीं हो। फिर थर्ड अटेम्प्ट में मुझे समझ आया कि जीएस के साथ साथ सीसैट पे भी उतनी ही मेहनत करनी है। फिर वो गलतियां सुधारी और फाइनली मेरा थर्ड अटेम्प्ट में प्रीलिम्स क्लियर हुआ। तो यहाँ पे भी कितने बच्चे ऐसे होंगे जिन्हों अगर आज उनको मेंस का पेपर देने को बोलो तो मेंस का वो इतना अच्छा लिखेंगे कि रैंक लेके आएंगे, बट प्रीलिम्स की वजह से कहीं ना कहीं रुके हुए हैं, राइट। सो प्रीलिम्स को हमें लाइटली नहीं लिया है। उसके लिए जो चीज़ें मैंने सीखी वो मैं आज आपको बताऊंगी। पहली चीज़ ये है कि प्रीलिम्स के लिए आपके कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि यूपीएससी कोई स्कूल की एग्जाम नहीं है जहाँ पे आपको एक मटेरियल दिया, आपने पढ़ लिया, उसको मेमोराइज कर लिया और आपकी एग्जाम क्लियर हो जाएगी। ऐसा नहीं है। यूपीएससी में एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं। अगर इस साल का आपने पेपर देखा हो 2025 का, तो उसमें असर्शन रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चंस बहुत पूछे हैं यूपीएससी ने। तो वहाँ पे उसमें आपकी थिंकिंग टेस्ट होती है, आपकी अंडरस्टैंडिंग टेस्ट होती है कि आप क्या समझे हैं वो पर्टिकुलर कंसेप्ट से। सो उसके लिए फर्स्ट थिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज आपकी जो भी बेस नोट्स है, क्लासरूम मटेरियल है, आपको क्लास में जो भी दिया जाता है उसको आपको समझ के पढ़ना है, मेमोराइज नहीं करना है। ऐसा नहीं है कि वो मटेरियल से ही आपको एज इट इज क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो आपको पहले तो आपका माइंडसेट चेंज करना है, आपका पर्सपेक्टिव ये बनाना है कि कोई चीज़ आपको कही जा रही है कि ये चीज़ ऐसे होती है, उसके पीछे का जो क्यों है, ये चीज़ ऐसे क्यों होती है, वो जो क्यों है वो आपको पूछना पड़ेगा। जब आप क्लास में बैठते हैं, जब आपको कुछ सिखाया जाता है, तो आपको एज इट इज फेस वैल्यू पे चीज़ें नहीं समझनी है। हर चीज़ के पीछे का रीज़न आपको पता होना चाहिए।
तो उस चीज से आपके कंसेप्ट धीरे धीरे क्लियर होने लगेंगे। तो फर्स्ट इज बेस नोट्स जो आपके हैं उसको आपको समझ के क्रिस्टल क्लियर कर देना है। अगर आपको मैं कहूँ कि नींद से उठा के भी अगर कोई पूछे, कोई भी एग्जाम्पल ले लो, सपोज हम लोग जियोग्राफी में ओशियन करेंट्स पढ़ेंगे, तो ओशियन करेंट्स में अगर कहीं पे कोल्ड डेजर्ट है तो हमें पता होना चाहिए कि यहाँ पे कोल्ड डेजर्ट क्यों है, क्योंकि वहां पे कोल्ड करंट होगा। तो उस वजह से आपके सारे कंसेप्ट क्लियर होने लगेंगे, राइट। फर्स्ट थिंग इज कंसेप्ट क्लैरिटी, बेस नोट्स वो अच्छे से हो जाने चाहिए। सेकेंड थिंग इज हर सीरियस एस्पिरेंट को सर्टेन सेट ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स पढ़नी पड़ती है। जैसे क्वालिटी है, अगर उसने लक्ष्मीकांत नहीं पढ़ी तो हम सीरियस एस्पिरेंट नहीं हैं। वैसे ही हर सब्जेक्ट में ऐसी सर्टेन सेट ऑफ बुक्स होती है जो आपको स्वयं भी बताएंगे एंड आपको खुद को भी पता होनी चाहिए, वो बुक्स आपको खुद पढ़नी पड़ेगी। कोई आपको यूपीएससी स्पून फीडिंग नहीं करवाएगा। फिर भी आपको यहाँ पे मैंने सर से बात करी तो पता चला कि वो बुक्स को भी आपको दिया जाता है, उसके भी नोट्स दिए जाते हैं, राइट। बट आपको खुद भी मेहनत करनी पड़ेगी, वो किताब खुद खोल के उसके चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे। तो स्पून फीडिंग नहीं होगी यूपीएससी ने, तो वो सेट ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स जैसे लक्ष्मीकांत है, हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम इज अ गुड बुक, इस तरह की सारी, जियोग्राफी है तो एनसीईआरटीज है, एंशिएंट मेडिवल है तो उसके लिए भी एनसीईआरटीज है, ओन एनसीईआरटीज पढ़ते हैं हम। तो ये सारी सेट ऑफ स्टैंडर्ड बुक्स आपको खुद पढ़नी पड़ेगी और उसमें से आपके खुद के हैंड रिटन नोट्स भी बनाने पड़ेंगे, या फिर क्लासरूम जो नोट्स है उसके अंदर आप साइड में खुद का एनरिचमेंट कर सकते हैं। इस तरह से आपके धीरे धीरे कंसेप्ट क्लियर होंगे और ये आपका फाउंडेशन बनाएंगे। फाउंडेशन स्ट्रांग हो रहा हो तो ऊपर की बिल्डिंग फिर स्ट्रांग बनेगी, और फाउंडेशन ही करो तो आपको कितनी भी चीजें सिखाई जाए आपको समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि आपके कंसेप्ट वीक होंगे। और यूपीएससी आपका फाउंडेशन चेक करता है। थर्ड थिंग, ये आपने कंसेप्ट क्लियर कर लिए। अब आता है एनरिचमेंट का पार्ट। एनरिचमेंट यूँ कहूँ तो आप कोई खाना खाते हैं तो उसमें अगर नमक नहीं होगा और मसाले नहीं होंगे तो वो खाना पसंद नहीं आएगा, राइट। तो आपने फाउंडेशन बना लिया, बट अब उसके अंदर मसाले कैसे डालेंगे, तो उसमें आपको उसके लिए यूपीएससी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की हेल्प लेनी है। यूपीएससी के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है वो आपके लिए एक खजाना है। यस, आई एम यूजिंग द राइट वर्ड, वो आपके लिए खजाना है, बिकॉज यूपीएससी ने वो ऑलरेडी पूछ लिए हैं क्वेश्चंस। अगर वो आप नेग्लेक्ट करेंगे तो आपसे बड़ा, मतलब क्या बोलूं, वो सबसे बड़ी गलती होगी अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को नेग्लेक्ट करेंगे। मैंने भी ये गलती करी है। थर्ड अटेम्प्ट में जाके मुझे समझ आया कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस देखने चाहिए। पिछले 10 साल के क्वेश्चंस आपको आपके टिप्स पे होने चाहिए। अगर मैं आपको आज एक क्वेश्चन पूछूं तो आपको पता होना चाहिए कि यस, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और इसका ये आंसर होगा। और जस्ट आपको आंसर्स मेमोराइज नहीं करने हैं, अगेन कंसेप्ट्स क्लियर करने हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वो आपको एक तो बताएंगे कि यूपीएससी क्या पैटर्न पे क्वेश्चंस पूछता है, एंड सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, उसको सिर्फ नॉलेज के लिए नहीं पढ़ना है, उससे हमें यूपीएससी की पैटर्न समझनी है कि क्या लैंग्वेज यूज करता है यूपीएससी, कहाँ कहाँ ट्रैप सेट करता है। जब आप पढ़ेंगे तब आपको खुद आइडेंटिफिकेशन होगा कि ये सर्टेन स्टेटमेंट है, इसमें ये वर्ड यूज किया है तो ये स्टेटमेंट तो गलत ही होगा। एब्सोल्युटली, श्योरली, इस तरह के जो एक्सट्रीम स्टेटमेंट्स होते हैं, एक्सट्रीम वर्ड्स होते हैं, वो अक्सर गलत होते हैं। इट इज नॉट अ रूल बट इट इज अ नॉर्म, और वो आपको पता चलेगा क्वेश्चन सॉल्व करके। सो वंस योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, वंस यू आर थ्रू विथ योर बेस नोट्स, आपने स्टैंडर्ड बुक्स पढ़ ली है, फिर आपको यूपीएससी के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। क्वेश्चंस की प्रिंट निकाल के पहले खुद सॉल्व करने बैठना है 2 घंटे में, और फिर आपको आंसर किसी चेक करना है। फिर जहां जहां गलतियां हो रही हैं फिर वो देखना है मैंने क्या सोचा था, और यूपीएससी आंसर के हिसाब से ये स्टेटमेंट सही है या गलत है। फिर आपको उसकी लैंग्वेज समझनी है कि अच्छा इसमें ये वर्ड है, इसकी वजह से शायद ये क्वेश्चन गलत हुआ। फिर वही जो आपने सीखा उसको आपको दूसरे पेपर में अप्लाई करना है, और ऐसे धीरे धीरे आपको वो समझ, वो पकड़ आने लगेगी जो आपको यूपीएससी के एक्चुअल पेपर में हेल्प करेगी। क्योंकि यूपीएससी की प्रीलिम्स में 100 क्वेश्चन होते हैं, उसमें करीबन 30 या 35 क्वेश्चन होंगे जहां पे आपको शॉर्ट आंसर पता होगा, बट उससे आपका प्रीलिम्स क्लियर नहीं होगा, कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। सपोज आपको 30 क्वेश्चन पता है शॉर्ट, उससे भी 16 मार्क्स आएंगे, तो कट ऑफ 60 नहीं होता यूपीएससी का, राइट। तो जो नेक्स्ट 15-20 क्वेश्चन होंगे वहां पे आप सर्टेनली श्योर होंगे अबाउट सर्टेन स्टेटमेंट्स, जिसको सर 50-50 अप्रोच कहते हैं। तो उन क्वेश्चंस में आपको ये क्लेवर अप्रोच देनी पड़ेगी, और ये क्लेवरनेस कैसे आएगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से।
जितनी ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैसे धीरे धीरे आपकी खुद अंडरस्टैंडिंग बनती जाएगी, आपको खुद समझ आने लगेगा कि ये स्टेटमेंट सही है, ये गलत है, और वहां पे आप कैलकुलेटेड रिस्क ले सकते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट कैलकुलेटेड रिस्क, नॉट ब्लाइंड गेसेस। ब्लाइंड गेसेस नहीं काम करते यूपीएससी में। अगर हम ऐसे सोचे कि हम तुक्केबाजी करके और इसमें 10 क्वेश्चन में तुक्के लगा के आएंगे और ये सोचेंगे कि हमारा यूपीएससी क्लियर हो जाएगा, तो इतने हल्की प्रिपरेशन यूपीएससी की नहीं होती। सो यहाँ पे आपको कैलकुलेटेड रिस्क क्लियरिंग है, जिसके लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आपके बेस्ट फ्रेंड है। सो वंस यू आर थ्रू विथ योर बेस नोट्स, योर कंसेप्ट्स आर क्लियर, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इज योर नेक्स्ट स्टेप। थर्ड थिंग इज योर करंट अफेयर्स। कोई भी सीरियस एस्पिरेंट है, उसको आज क्या चल रहा है वो चीजें पता होनी चाहिए। उसके लिए फर्स्ट स्टेप इज न्यूज़पेपर रीडिंग। सीरियस एस्पिरेंट बनने के लिए आपकी दिन की शुरुआत न्यूज़पेपर से होनी चाहिए। आपको न्यूज़पेपर से नोट्स नहीं बनाने हैं, बट उसको एक पैसिव रीडिंग की तरह पढ़ना है, जिससे एक वार्म अप होगा, आपका दिन वैसे स्टार्ट होगा कि अच्छा इंडिया में आज ये चीजें हुई, वर्ल्ड में ये सब चीजें चल रही हैं। तो आपको एक इन्फॉर्म्ड सिटीजन बनना है। यूपीएससी इज नॉट जस्ट अबाउट क्लियरिंग एन एग्जाम। अगर आप आगे जाके सिविल सर्वेंट बनना चाहते हैं, सिस्टम में आना चाहते हैं, कंट्री के लिए कुछ करना चाहते हैं, तो अगर आपको पता ही नहीं होगा कि क्या चल रहा है, तो आप एक एग्जाम भी क्लियर नहीं कर पाएंगे, आपका वो माइंडसेट ही नहीं बन पाएगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रीड ए न्यूज़पेपर डेली। वो खुद से ऑनेस्टी होनी चाहिए कि न्यूज़पेपर मुझे पढ़ना है इफ आई एम रियली सीरियस अबाउट क्लियरिंग दिस एग्जाम। जो एस्पिरेंट ये चीज कर रहा होगा, वो धीरे धीरे अपनी वोकैबुलरी भी इंप्रूव कर रहा होगा, और उसका जो कंसेप्ट है, ओवरऑल अंडरस्टैंडिंग है, वो भी क्लियर होती जाएगी। तो आप अपने आप ही अपने आप को पीछे करते जाएंगे धीरे धीरे। तो इफ यू वांट टू गेट एन एज, तो आपको फर्स्ट थिंग वेरी इंपॉर्टेंट, न्यूज़पेपर रीडिंग आज से ही स्टार्ट करनी है। यू कैन टेक एनी न्यूज़पेपर। मैं इंडियन एक्सप्रेस फॉलो करती थी। आपके लिए जो न्यूज़पेपर काम करता है, जो लैंग्वेज आपको समझ आती है, वो आपको सिलेक्ट करना है। एंड उसमें भी सारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट नहीं होती हमारे लिए। वो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी चीज़ इंपॉर्टेंट है? सिलेबस से। सिलेबस आपको पता होना चाहिए। अगर किसी के पास प्रिंट नहीं है, तो आज ही यूपीएससी के सिलेबस की प्रिंट निकलवा लो और उसको अच्छे से देखो, उसमें क्या क्या डायमेंशंस कवर किए गए हैं। उससे आपको पता चलेगा, जब आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या कोई भी XYZ मटेरियल पढ़ रहे हैं, तो ये सब्जेक्ट्स, ये टॉपिक्स मेरे लिए इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है, उसमें मुझे अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। तो न्यूज़पेपर रीडिंग बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। उसके साथ साथ जो वैल्यू एनरिचमेंट आपको क्लास से प्रोवाइड किया जाता है फॉर करंट अफेयर्स, वो चीज़ें आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज उसमें आपके एफर्ट्स कम हो जाते हैं। आपको खुद मटेरियल ढूंढने नहीं जाना पड़ता, आपको क्लास से ही मिल जाता है। ये चीज़ आपको आपकी प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। सो वो मटेरियल आपको पाइल अप नहीं करना है। जब आपको दिया जाता है, उसी ड्यूरेशन में आपको वो मटेरियल कंप्लीट करना है, और साथ में उसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं उसको हाईलाइट करनी है। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जिनको नोट्स बनाना पसंद है, तो वो भी एक अप्रोच है जो करी जा सकती है, बट इट इज अगेन नॉट अ रूल। मैं नोट्स करंट अफेयर्स के बनाना पसंद नहीं करती थी। इंस्टेड ऑफ डूइंग दैट, मैं जो मटेरियल था उसी में हाईलाइट कर दिया करती थी और साइड में मेंशन कर दी थी। अगर किसी को लगता है कि नोट्स बना के मुझे ज्यादा याद रहता है, तो आप वो भी कर सकते हैं, बट नोट्स बनाते वक्त ये भी याद रखना है कि हम एज इट इज करंट अफेयर्स को अलग से कॉपी पेस्ट नहीं कर रहे हैं। नोट्स हमें कीवर्ड्स का बनाना है, एग्जाम्पल्स का बनाना है, इंपॉर्टेंट स्कीम्स या इनिशिएटिव्स, उन सब का बनाना है। नोट्स समराइज्ड होते हैं। हमें एज इट इज लक्ष्मीकांत के नोट्स बनाने नहीं बैठने हैं, बिकॉज लक्ष्मीकांत इज ऑलरेडी अ समराइज वर्जन। उसके आप अगर नोट्स बनाने बैठोगे तो आप इन अ वे आप खुद की बुक बना रहे हो, फिर कोई फायदा नहीं है नोट्स बनाने का। सो करंट अफेयर्स के लिए भी जो आपको मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है, उसको ऐसा नहीं है कि प्रीलिम्स के 1-2 महीने पहले लेके बैठेंगे। करंट अफेयर्स इज नॉट एन ओवरनाइट प्रोसेस। आज से ही आपको करंट अफेयर्स स्टार्ट करने पड़ेंगे, और जैसे जैसे आप डेली करेंगे वैसे वैसे फिर जब आप वो मटेरियल से रिवाइज करेंगे, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें री इन्फोर्स हो जाएंगी। जो चीज़ें आपने न्यूज़पेपर में पढ़ी होगी, फिर आप उसको अपने मटेरियल में देखेंगे, तो आप उसको दूसरी बार पढ़ेंगे, एंड वही चीज़ें आपके दिमाग में बैठ जाएंगी। फिर जब तीसरी बार आपके हाईलाइटेड वर्जन आप रिवाइज करने बैठेंगे, तो आपको वो चीज़ें हमेशा के लिए याद रहेगी। फिर आपको इतनी मेहनत ही नहीं करनी पड़ेगी करंट अफेयर्स के लिए। और यही नहीं, आप अगर एग्जाम के 1 महीने पहले लेके बैठेंगे, तो वो चीज़ आपके लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। फिर लगेगा कि ये सब चीज़ें मग अप करनी है, बट एक्चुअली इट इज़ नॉट अबाउट मगिंग अप।
सो करंट अफेयर्स, तो पहले क्या हुआ प्रीलिम्स के लिए, बेस नोट्स, साथ में स्टैंडर्ड बुक्स, फिर पीवाई कीज एंड, और पीवाई कीज को सिर्फ नॉलेज के लिए पढ़ना है, साथ में अंडरस्टैंडिंग द पैटर्न ऑफ यूपीएससी। उस वजह से अगर आप स्मार्ट अप्रोच डालेंगे तो आपकी प्रिपरेशन में एज आएगी। मेहनत आप हर कोई करता होगा, यहाँ पे बैठा ऐसा कोई बच्चा नहीं होगा जो मेहनत नहीं करता होगा, बट वो मेहनत को सही डायरेक्शन में करना भी बहुत जरूरी है। हमारे एफर्ट्स वेस्ट ना जाए वो इंश्योर करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, राइट? सो इस तरह से स्ट्रक्चर्ड अप्रोच से करंट अफेयर्स को डाल के आपकी होलिस्टिक प्रिपरेशन होगी फॉर प्रीलिम्स। साथ में आपको रेगुलर टेस्ट देने हैं। टेस्ट देंगे तो आपको पता चलेगा कि ऐसी कौन सी एरियाज है जहाँ पे आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं है या जहाँ पे आपको ज्यादा रिवीजन की जरूरत है। तो पोस्ट आपको बहुत सारे टेस्ट देने हैं और वो भी फुल लेंथ टेस्ट देने हैं। पीआईक्यूज तो आप करेंगे ही, साथ में जो क्लासरूम टेस्ट होते हैं वो भी आपको अच्छे से करने हैं। तो वहां पे आपको आपके वीक एरियाज पता चलेंगे, उसको आप फिर आपको अलग से पेपर में लिखना है। जो गलतियां आप कर रहे हैं और वो हर एक बच्चे के लिए अलग होगी। आज यहाँ पे कोई बैठा हो उसके लिए XYZ कोई एरिया स्ट्रांग नहीं होगा, फिर किसी के लिए पॉलिटिकल एरिया वीक होगा, किसी को कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज याद नहीं रहती होंगी, तो हर एक स्टूडेंट के लिए अलग एरिया होगा। वो चीज़ आपको आपकी गलतियां आइडेंटिफाई करनी है और उसको अलग से मेंशन करना है कि ये स्टेटमेंट मैं गलत लिखती हूँ तो उसका सही वर्जन लिखना है, और फिर एग्जाम से पहले वो चीज़ें आपको रिवाइज करनी है तो आपके एग्जाम में वो गलतियां ना हो। इसलिए ढेर सारे टेस्ट लिखिए और उससे आपको टाइम मैनेजमेंट भी समझ में आएगा। हर एक अक्सर मुझे स्टूडेंट्स पूछते हैं कि हमें कितनी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने चाहिए प्रीलिम्स के लिए। एक ये भी बहुत कॉमन क्वेश्चन होता है, पर उसके लिए मैं आपको कोई एक क्लियर आंसर नहीं दे पाऊंगी कि 90 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिए या 80 करिए, मैं आपको नहीं बता पाऊंगी। वो चीज़ आपको खुद आइडेंटिफाई करनी पड़ेगी। और वो कैसे होगा? वापस टेस्ट देके, टेस्ट देके आपको पता चलेगा कि आपकी एक्यूरेसी लेवल क्या है। किसी के लिए एक्यूरेसी लेवल 80% से ज़्यादा रहती है, तो वो अगर थोड़े कम क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेगा तो चलेगा, बिकॉज उसकी एक्यूरेसी अच्छी है। अगर किसी की एक्यूरेसी मीडियम लेवल पे 50-60% पे, तो उसके लिए थोड़ी ज़्यादा क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना इंपॉर्टेंट होगा, अदरवाइज उसका कट ऑफ क्लियर नहीं होगा। ये चीज़ आपको पता चलेगी ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट देके। अब आते हैं CSAT पे। हम उसको बोलते हैं कि वो क्वालिफाइंग बदर है, बट मैं समझती हूँ कि इन्हें वो एलिमिनेटिंग पेपर है। काफ़ी सारे बच्चे CSAT की वजह से ही एलिमिनेट हो जाते हैं। मीन्स उनका इतना स्ट्रांग होगा, बट CSAT अगर क्लियर नहीं हो पाएगा तो आपका पूरा साल आप वेस्ट हो जाएगा। सो CSAT के लिए आपको पहले तो अपने कंसेप्ट क्लियर करनी, जो भी सिलेबस है वो सिलेबस में क्लासेस के थ्रू या आपको लगता है सेल्फ स्टडी होती है या कुछ ऐसे कंसेप्ट है जो आपके फ्रेंड को बहुत अच्छे से आते हैं तो आप उनसे सीख सकते हैं। इस तरह से आपको अपने कंसेप्ट क्लियर करने हैं। फिर आपको करनी है उसकी प्रैक्टिस। आपको फेस वैल्यू पर लगेगा कि ये चीज़ मुझे आती है, पर जब आप उसका क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब पता चलेगा कि आप उस कंसेप्ट को अप्लाई कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। सो उसके लिए पहले आपको उठाने हैं PYQs सॉल्व करने के बाद फिर आएंगे क्लासरूम टेस्ट। इस तरह से आपको CSAT में मेहनत करनी है, बिकॉज CSAT इज ऑल्सो अबाउट एप्टीट्यूड, इट इज नॉट मैथमेटिक्स। एप्टीट्यूड टेस्ट हो रहा है आपका और वो धीरे धीरे डेवलप होगा। साथ में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन है, वो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है जो ये स्कोरिंग है, बट वहाँ पे भी UPSC डिफिकल्ट रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन देने लगी है। पिछले कुछ सालों में ट्रेंड चेंज हो रहा है। सो वहाँ पे भी आपको ऐसा नहीं है कि स्कूल में अगर रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में अच्छे से कर लेती थी या कर लेता था तो UPSC में भी हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसमें भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लेके डेटमान, फिर जहाँ जहाँ गलतियाँ हो रही है, बिकॉज UPSC में कहीं जगह आपको पूछा जाता है कि कोरेलरी क्या है, कहीं पे अजम्पशंस पूछे जाते हैं, कहीं पे इन्फरेंस पूछा जाता है। तो उन सब चीज़ों का क्या मीन होता है वो क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो हर क्वेश्चन में माइंडसेट चेंज होगा। अगर अजम्पशन पूछे होंगे तो हमें सोचना होगा कि वो पैराग्राफ ने नहीं दिया होगा, तो उस तरह से माइंडसेट चेंज होगा। अगर कंक्लूजन पूछा होगा तो पैराग्राफ से आप क्या समझे वो उस तरह से माइंडसेट होगा। तो हर क्वेश्चन में अलग माइंडसेट होगा और वो आएगा प्रैक्टिस से। उस तरह से फिर आपको UPSC के आंसर्स देखना हो, फिर सोचना है कि मेरी थिंकिंग क्या थी और UPSC की थिंकिंग क्या थी। इस तरह से फिर आपको दोनों की थिंकिंग को सिंक करना है और फिर आपका CSAT रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पे भी पर्टिकुलर उसमें क्वेश्चंस करेक्ट होने लगेंगे। 27 to 28 क्वेश्चंस आते हैं RC के, उसमें से आपके मिनिमम 22 क्वेश्चन सही होने चाहिए।
अगर आपने अच्छे से प्रिपरेशन की है, 5 से ज़्यादा गलतियाँ नहीं होनी चाहिए आरसी में, वो आएगा प्रैक्टिस से। एंड रीजनिंग इज अनदर इम्पॉर्टेंट एरिया जहाँ पे फॉर्मूलाज के बिना भी, अब अगर आप अपना लॉजिक अप्लाई करते हैं उससे भी क्वेश्चंस आराम से सॉल्व हो सकते हैं। कई बार रिवर्स इंजीनियरिंग नहीं की जा सकती है जहाँ पे ऑप्शंस को लेके हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह की क्रिएटिविटी वो आप, मैं बार बार यही कहूँगी कि प्रैक्टिस से आएगी। सो सी सेट के लिए भी प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड इस तरह से आपका जीएस एंड सी सेट दोनों के बैलेंस से फिर प्रीलिम्स इजीली क्लियर हो पाएगा। करना कुछ नहीं है, बस कंसिस्टेंटली मेहनत करनी है। इफ़ यू आर विलिंग टू वेस्ट 1 ईयर तो आप लक के ऊपर रिलाई कर सकते हैं, बट अगर किसी को सच में क्लियर करना है और मेहनत करनी है तो आज से ही कंसिस्टेंटली करनी पड़ेगी। डे 1 से अपने कंसेप्ट क्लियर करने पड़ेंगे, जो क्लास में बताया जा रहा है उसको फॉलो करना पड़ेगा, वहीं से चीज़ें धीरे धीरे क्लियर होंगी। प्रीलिम्स के लिए किसी को कोई क्वेश्चन है स्पेसिफिक तो वो पूछ सकता है। गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून। मैम आई जस्ट वांटेड टू नो, जैसे हमारा जीएस सी सैट में कॉम्प्रिहेंशंस आर गुड और सिमिलरली रीजनिंग भी बैलेंस हो जाती है, लेकिन जो क्वांट है वो बैलेंस नहीं होता। तो इज देयर एनी सम टॉपिक्स जिसके ऊपर हम वर्क कर सकते हैं कि कॉम्पनसेट हो जाए और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशंस भी हो जाए और रीजनिंग भी, और बस क्वांट में पास जितना हो जाए? सीनॉ को टॉपिक्स तो बता सकते हैं, बट ऐसा नहीं है कि वो ही टॉपिक से क्वेश्चंस आएंगे, बिकॉज हर साल यूपीएससी की पैटर्न चेंज होती है। एक ईयर में ऐसा हुआ था कि जो हम परमुटेशन इन कॉम्बिनेशन है उससे बहुत सारे क्वेश्चंस आ गए थे। नेक्स्ट ईयर उससे एक ही क्वेश्चन आया। तो ऐसा नहीं है कि अगर आप सर्टेन टॉपिक्स करके जाएंगे तो आपकी प्रिपरेशन बैलेंस वे में हो जाएगी। सो आई वुड एडवाइस कि आपको सारे जो टॉपिक्स है उसमें आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। यस, देयर आर सर्टेन टॉपिक्स जैसे नंबर सिस्टम है, पीएनसी है फॉर दैट मैटर, या रीजनिंग के जो टॉपिक्स है, क्लॉक है, कैलेंडर है, इस तरह के टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, बट ऐसा नहीं है कि बाकी टॉपिक्स को नेग्लेक्ट करना है। अभी आपके पास टाइम है तो सारे टॉपिक्स अच्छे से आप कर सकते हैं, तो वही चीज़ पे फोकस करें। देयर आर नो शॉर्टकट्स टू यूपीएससी। मैम फॉर सॉल्विंग PYQs उसमें स्पेसिफिकली क्या एक अप्रोच होनी चाहिए, क्योंकि कहते हैं कि जो भी उसमें ऑप्शंस हैं उनको भी हमें सारी डायमेंशंस क्लियर करनी चाहिए तभी आप उसको, क्योंकि मैंने अभी देखा था, मैंने एक क्वेश्चन सॉल्व किया था और इस ईयर उस क्वेश्चन का एक मतलब ऑप्शन आया था तो मैं वहां से लिंक कर पाई कि हाँ ये पहले भी आ रखा है, तो उसके लिए कैसे आप बता सकते? ऑप्शंस के डायमेंशंस देखना इंपॉर्टेंट होता है, बट वो मैं सारे ईयर्स के लिए नहीं बोलूँगी, आपको एडवाइस नहीं करूँगी, बिकॉज वो बहुत ज़्यादा फिर टीडियस टास्क हो जाएगा। लास्ट 10 ईयर्स के अगर आप हर एक के 4 ऑप्शंस अगर 100 क्वेश्चन के देखने जाएंगे तो वो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। सो इसमें आप ये कर सकते हैं कि जैसे 2025 का पेपर आया है, आप 2026 के लिए देंगे, तो 25 के पेपर के लिए आप ये वाला डिटेल एनालिसिस कर सकते हैं, जहाँ पे ऑप्शंस भी आप उसके बारे में थोड़ी अंडरस्टैंडिंग रखिए। सो नेक्स्ट ईयर में देयर आर चांसेस कि ऑप्शन से ऑल्टरनेटर एक क्वेश्चन बन सकता है, बट बाकी के ईयर्स में आप, जो मैंने आपको बताया कि एक तो नॉलेज पर्सपेक्टिव एंड सेकंड इज टू अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ यूपीएससी, वो बाकी के सालों में कर सकते हैं। एंड पीवाईक्यू से एक और चीज़, आपको सिर्फ सीएससी के पीवाईक्यूज तो करनी ही है, साथ साथ में यू आर अपियरिंग फॉर 2026, तो उस साल में जो अदर एलिड एग्जाम्स है जो यूपीएससी लेती है, सीडीएस है, एनडीए है, उन सब के पेपर्स भी आपको देखने चाहिए एटलीस्ट फॉर दैट ईयर एंड लास्ट 2 ईयर्स। उसके लिए आपको पिछले ज़्यादा पीछे जाने की ज़रूरत नहीं है, बट लास्ट 2 ईयर्स के आप क्वेश्चन पेपर्स देख सकते हैं एंड उस साल के देखेंगे, उससे आपको पता चलेगा कि इस साल यूपीएससी किस थीम्स पे क्वेश्चंस पूछने वाली है। आई थिंक अप्रैल में पेपर हो जाता है, यस। सो आपको मई में एग्जाम होती है, नून एग्जाम होती है, तो आपको अप्रैल में जो क्वेश्चन पेपर आएगा उससे आइडिया आ जाएगा कि अच्छा इस साल ये वाली थीम्स है जिस पे क्वेश्चंस आ रहे हैं। सो उससे टू गेट अ आइडिया, मेरे अटेम्प्ट में 2024 में जब मैंने दिया था तब एक क्वेश्चन एज इट इज सीडीएस या आई डोंट रिमेम्बर द एग्जैक्ट पेपर, बट उससे एज इट इज क्वेश्चन आ गया था। एस जयशंकर की कोई बुक थी, उस पर क्वेश्चन था, एज इट इज वो रिपीट हुआ था, वाई भारत मैटर्स। तो वो सीडीएस या कोई दूसरे पेपर में मैंने पढ़ा था, वही एज इट इज आ रहा है। सी सेट में भी 3-4 क्वेश्चन सेम टू सेम रिपीट हुए थे। तो ये चीज़ें भी आपको करनी है सीएससी के क्वेश्चन पेपर्स के साथ साथ दूसरी जो एलिड एग्जाम्स है जो यूपीएससी कंडक्ट करती है उसके 3 ईयर्स के पेपर्स आप देख सकते हैं। एंड ऑप्शंस का डिटेल एनालिसिस प्रीवियस ईयर के पेपर 2025 फॉर यू। और उसमें भी आई वुड लाइक टू ऐड
कि एडेड पेपर्स में सारे नहीं, CMS वगैरह नहीं, जो स्पेशलिस्ट एग्जाम है वो नहीं लेने आए। CDS, NDA, CAPF करंट ईयर, और ये CDS और NDA 2 बार होता है, तो अगर दोनों देख सको तो दैट वुड बी बेटर। NDA में भी सिर्फ GS वाला, GK वाला पोर्शन। यस, उसमें सारे नहीं करने हैं। साइंस के काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो वो सारे हमें स्किप करने हैं। हमें आइडेंटिफाई करना है कि GS बेस्ड क्वेश्चंस है, ये सारे रिलेवेंट है। 120 क्वेश्चंस होते हैं या आई थिंक इतना कुछ, तो उसमें से सारे इंपॉर्टेंट नहीं है। कुछ कुछ क्वेश्चंस में इंग्लिश वाला पार्ट पहले आता है और फिर 51st क्वेश्चन से हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चालू होते हैं, तो वो सब हमें खुद आइडेंटिफाई करने हैं। लाइफस्टाइल जैसे जो जने सुन रहे हैं, समवन हैज अ क्वेश्चन, राइट नेम इन द See the screen. मैम आप बता सकते हैं मोगर, इफ यू कैन। Online people, you can ask the question, you can speak up. We are able to hear you here. प्रीलिम्स और मेंस के मोड्स में क्या डिफरेंस होता है, दिस इज द क्वेश्चन। सो प्रीलिम्स में इट इज मोर ऑफ यू हैव टू मेमोराइज सर्टेन थिंग्स एंड ऑल्सो अप्लाई द कंसेप्ट्स। मेंस में एनालिटिकल पोर्शन बढ़ जाता है आपका, वहां पे आपकी अंडरस्टैंडिंग चेक होती है कि सर्टेन इवेंट या सर्टेन कोई भी आप टॉपिक ले तो उसका इम्पैक्ट या उसे कॉन्सिक्वेंसेस एट मल्टीपल लेवल्स, तो उसमें आपका एनालिसिस वाला पार्ट बढ़ जाता है और मेमोराइजिंग वाला पार्ट कम हो जाता है एज कम्पेयर टू प्रीलिम्स। तो मेंस की जो नोट्स होते हैं वो आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से बनाने होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं कोई भी इवेंट लूँ, फॉर अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ, उसका आपको ये नहीं पूछा जाएगा कि ऑपरेशन सिंदूर हुआ तो वो कैसे कंडक्ट किया वो बताओ, वो नहीं पूछेंगे आप। वो पूछेंगे कि क्यों किया और उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेस है और आगे आपको क्या लगता है कि क्या करना चाहिए, आपको ये पूछा जाएगा। कैसे किया वो नहीं पूछा जाएगा। सो इस तरह से आपकी अप्रोच हो जाएगी कि उसके जो इम्पैक्ट है वो पाकिस्तान के जो रिलेशन है उस पर तो होने ही वाले हैं, बट कंट्री लेवल विद इन द कंट्री उसके इम्पैक्ट होंगे, साइकोलॉजिकल लेवल पे इम्पैक्ट होगा, और जो कंट्री के सिटीजन्स का जो मोरल है उस पर इम्पैक्ट होगा। सो इस तरह से आपको मल्टी डायमेंशनल अप्रोच रखनी है। इफ यू टेक एनी एग्जाम्पल तो उसके सोशल लेवल पे भी इम्पैक्ट होंगे, एनवायरमेंट पे भी इम्पैक्ट होगा उसी सेम चीज़ का, टेक्नोलॉजी रिलेटेड एस्पेक्ट भी होगा। सो मल्टी डायमेंशनल अप्रोच से हमारे नोट्स बनेंगे। तो प्रीलिम्स में ये वाला एस्पेक्ट थोड़ा कम होता है। हमने प्रीलिम्स में कंसेप्ट्स एंड उसकी क्लैरिटी एंड उसके साथ साथ सर्टेन फैक्ट्स, जैसे हिस्टोरिकल इवेंट्स है तो उसमें हमें वो चीज़ें रिमेंबर करनी पड़ेंगी, बिकॉज हिस्ट्री कैन नॉट बी चेंज्ड। हिस्ट्री में जो चीज़ें हो चुकी है वो हमें एज इट इज़ पता होनी चाहिए। अब जो चीज़ें हमें ये प्रीलिम्स से पूछी जाएगी, बैटल ऑफ प्लासी फॉर एग्जाम्पल, तो प्रीलिम्स से आपको उसका सीक्वेंस पूछा जा सकता है कि कब हुआ था या उसमें क्या कैरेक्टर्स थे। वही चीज़ मेंस में पूछी जाएगी कि उसका इम्पैक्ट क्या था, वो अंडरस्टैंडिंग चेंज हो जाएगी। और वहीं अगर आप इंटरव्यू में आएंगे तो आपको उसके लिए इसका और एक स्टेप आगे पूछा जाएगा कि वह बैटल प्लासी में ही क्यों हुआ और कहीं क्यों नहीं हुआ। तो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो धीरे धीरे एनालिटिकल पोर्शन वो हर एक सब्सिक्वेंट स्टेज पे बढ़ता जाएगा और मेमोराइजिंग वाला कंटेंट कम होता जाएगा। सो इस तरह से आपके मेंस के नोट्स की अप्रोच भी चेंज होगी। हम इसे ऐसे भी सम अप करते हैं कि 3 levels आर देयर। फर्स्ट लेवल इज डिस्क्रिप्टिव, second is analytical, third is evaluation. So who, what, when, where, this is descriptive level. Prelims में ये मैटर करेगा ही करेगा। Second is how and why, this is analysis. ये pre और mains दोनों जगह overlap करेगा। Third जो evaluation है, what if, so what next, ये mains और interview के साथ overlap करेगा। तो this is how we devise, they know it, they are told 3 levels, that ladder rule but we call in class ladder rule, याद आया आपको? बस same thing. परमवीर स्टूडेंट है जिन्होंने पूछा हाउ टू अप्रोच मेंस एज अ बिगनर। How to approach mains as a beginner? एस्पेक्ट पे वो तो डिफरेंट डिमेंशन हो जाएगा, बट फॉर बिगिनर्स आई वुड एडवाइस के जो आपके नोट्स है मेंस के लिए भी सर्टेन नोट्स रिमेन द सेम प्रीलिम्स एंड मेंस के लिए, जैसे पॉलिटी हिस्ट्री जैसे सब्जेक्ट्स है तो उसमें लक्ष्मीकांत वही आपको मेंस में भी करनी है और वही प्रीलिम्स में भी आप करते हैं। तो सर्टेन नोट्स आर सिमिलर, साथ ही साथ आपको मेंस में थीम बेस्ड नोट्स बनाने हैं। सर्टेन थीम्स होती है, जैसे वल्नरेबल सेक्शन एक थीम हो गया, उसके में काफ़ी सारे सब सेक्शंस आ जाएंगे, विमेन है, ट्रांसजेंडर्स है या एल्डरली सेक्शंस है, चिल्ड्रन है, तो वो सेपरेट थीम्स हो जाएंगी। फिर उसमें आपको नोट्स बनाने हैं कि विमेन है तो वो कौन से चैलेंजेस फेस कर रही हैं,
या फिर उनके लिए गवर्नमेंट कौन सी स्कीम्स लेके आ रही है, कौन से इनिशिएटिव्स है, या वे फॉरवर्ड में क्या किया जा सकता है उनका ऑपरेशन कम करने के लिए, ग्लोबल लेवल पे कौन से एग्जाम्पल्स है जो फॉलो किए जा सकते हैं। तो इस तरह से थीमेटिक नोट्स बनेंगे। पॉवर्टी, हंगर, ये एक डिफरेंट थीम हो जाएगी, उसके अलग से नोट्स बनेंगे। तो वहाँ पे सब्जेक्ट स्पेसिफिक नहीं, वहाँ पे थीमेटिक प्रिपरेशन हो सकती है मेंस के लिए। और मेंस में भी PYQs आपके बेस्ट फ्रेंड्स है। जैसे प्रीलिम्स के लिए है तो मेंस में आपको पिछले साल की PYQs देखने हैं, पास्ट 5 years टू बी स्पेसिफिक। वहाँ से आपको आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि सर्टेन सेक्शंस में देर आर सर्टेन थिंग्स विच आर रिपीटेड। फॉर एग्जाम्पल इंटरनल सिक्योरिटी है तो वहाँ पे वो प्रीलिम्स के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मेंस में क्वेश्चंस आपको पता चलेगा कि नक्सलिज्म है या अभी इमर्जिंग जो साइबर सिक्योरिटी थ्रेट्स है, वो सारे टॉपिक्स पे आपको ज़्यादा फोकस करना है। तो थीम बेस्ड प्रिपरेशन होगी आपकी मेंस के लिए। Next. Next question है sir, Sonu का. I want to ask how to manage the time and ignore the distraction. Oh, how to manage time and ignore the distraction. वो उसके लिए अभी you are giving extra. या यही से टाइम मैनेजमेंट पे एक चीज़ कहूँ तो देयर इज दिस मिथ जो हम अक्सर सुना करते हैं कि UPSC में हमें 12 घंटे पढ़ना पड़ता है या 16 घंटे पढ़ना पड़ता है, राइट? या फिर हम ये भी सुना करते हैं कि हमारा एक फिक्स स्केड्यूल होना चाहिए जहाँ पे हमें पूरा मैप करना है, सुबह 8 से 9 बजे हम क्या पढ़ेंगे, 9 से 11 बजे हम ये पढ़ेंगे, ऐसे पूरा मैप करना होता है। ऑनेस्टली बताओ तो मैंने ऐसा शेड्यूल बनाने का ट्राई किया बट कभी फॉलो नहीं हुआ मुझसे। फिर मैंने ऐसा मैकेनिकल शेड्यूल बनाना छोड़ दिया। एंड दूसरा, मैंने कभी 12 घंटे पढ़ाई नहीं करी। फिर तो ऐसा भी नहीं कहेंगे कि सिर्फ 4 घंटे पढ़ना है, UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हो सो यू आर वाइज इनफ। बट कहने का मतलब ये है कि टाइम मैनेजमेंट में हर स्टूडेंट के लिए एक सेपरेट अप्रोच होती है। मेरे लिए ये वर्क करता था कि मैं ऐसा फिक्स रिजिड शेड्यूल नहीं बनाती थी। व्हाट आई यूज्ड टू डू इज कि नेक्स्ट डे मुझे क्या पढ़ना है, तो आज रात को मैं अपने दिमाग में एक ब्रॉड आइडिया बना लूंगी कि ये सारे टॉपिक्स है वो मुझे कवर करने हैं। फिर नेक्स्ट डे वो मेरे ऊपर है कि मुझे कौन सा टॉपिक पहले करना है, कौन सा बाद में करना है। हर इंसान के लिए कोई एक अर्ली राइजर होता है, कोई नाइट आउल होता है, राइट? तो उसमें आपको पता होगा कि आपकी प्रोडक्टिविटी कौन सी टाइम पे सबसे हाईएस्ट है। पूरे दिन 100% रहे वो भी ज़रूरी नहीं है, बिकॉज वी आर ह्यूमंस, वी आर नॉट रोबोट्स। तो आपको आइडेंटिफाई करना है कि मैं मॉर्निंग में ज़्यादा अच्छे से पढ़ पाता हूँ, तो उस टाइम पे आपको डिफिकल्ट टॉपिक्स या ज़्यादा सोचने वाले टॉपिक्स पहले उठाने हैं। वैसे आपको पूरे दिन में आपका शेड्यूल डिवाइड करना है कि ये टॉपिक्स मेरे आज रात तक खत्म हो जाने चाहिए। इस तरह से आपका शेड्यूल होना चाहिए और साथ में यू हैव टू बैलेंस इट विथ ब्रेक्स। टाइम मैनेजमेंट इज नॉट अबाउट कंप्लीटिंग द सिलेबस, इट इज अबाउट कीपिंग अ बैलेंस एंड डूइंग इट कंसिस्टेंटली। बिकॉज UPSC इज अ लॉन्ग जर्नी, साल में एक बार एग्जाम आती है, तो इसके लिए आपको पूरे साल मेहनत करनी है और वो भी कंसिस्टेंट बेसिस पे। इसके लिए देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन योर स्टडीज एंड योर हॉबीज एंड ब्रेक्स। ऐसा नहीं बोलूँगी कि आपको फ्रेंड्स के साथ हैंग आउट नहीं करना है या मूवीज देखने नहीं जाना है या इंस्टाग्राम स्क्रॉल नहीं करना है, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कहूँगी। बट वो सब चीज़ें बैलेंस्ड वे में करनी है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पढ़ाई सैक्रिफाइस हो रही है और हम बैठ के रील स्क्रॉल कर रहे हैं। वो चीज़ें भी करिए, मैं भी किया करती थी, बट कब, जब मेरा एक टॉपिक खत्म हो गया होता था। तो यू हैव टू बी ऑनेस्ट विथ योरसेल्फ कि जो टारगेट्स आपने सेट किए हैं वो कंप्लीट हो रहे हैं, और साथ में यू कैन टेक अ ब्रेक फॉर हाफ एन आवर बिटवीन द सेशंस। इस तरह से आपको अपना शेड्यूल बनाना है एंड बहुत टारगेट्स रखने हैं कि इस 15 डेज में मेरा ये सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए या ये मंथ एंड पे मेरा इतना पार्ट कंप्लीट हो जाना चाहिए। देन यू हैव टू ब्रेक इट इन डेली शेड्यूल्स जो ब्रॉड बेस्ड होंगे। आपको साथ में प्रोविजंस भी रखने हैं। मैं कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ, सो प्रोविजन एक हम बोलते हैं कि हर चीज़ का हम एक रिस्क फैक्टर रखते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हो जाए, कभी तबीयत खराब हो जाए, कभी हमारा मन ना करे, तो सर्टेन डेज हमें रिजर्व में रखने चाहिए सो दैट ऐसे ना हो कि हम अपने आप पे ओवर बर्डन कर दे। ऐसा फील नहीं होना चाहिए। तो एक आध दिन का रिजर्व रखना है कि जैसे वीक में 5 डेज हमें रख दिए, फिर एक 6 डे हमें रिजर्व रख दिया कि जो हमारा नहीं है बाय सम सिचुएशन या सर्कमस्टांसेस, वो हम 6 डे पे पूरा कंप्लीट करें एंड उसको फिर हम रिवाइज करें 7 डे पे, सो दैट हम चीज़ें भूल नहीं जाए। इस तरह से आपको टाइम मैनेजमेंट करना है, बट आपको खुद आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि कौन सा अप्रोच आपके लिए काम करता है। बट मेंटल हेल्थ इज वेरी इंपॉर्टेंट, उसी के साथ कंसिस्टेंसी आएगी।
तो आपने तो 12 और 16 बोला, तो ये बच्चे मेरे साथ हाई कांटेक्ट कर रहे थे क्योंकि ये तो 18 सुन के आते हैं बाहर से। और वेरी फर्स्ट डे जब ये आते हैं तो इनको तभी बोला जाता है, तभी हम पूछते हैं कि सुन के आ गए, 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। जैसे यस सर, तो हम कहते हैं ये जो बोल रहा है ये भूत कैटेगरी में आता है, दे कम फ्रॉम एनीवेयर एंड स्टार्ट गाइडिंग यू। तो 18 इन्होंने तो और आसान कर दिया, 16 और 12 तक रिड्यूस कर दिया। 18 घंटे पढ़ने की नौबत तब आती है जब आप 18 दिन बुक को हाथ ही नहीं लगाते, 18 दिन तक 1 घंटा भी नहीं पढ़ते। जैसा उन्होंने कहा, टाइम मैनेजमेंट से भी ज्यादा जरूरी है माइंड मैनेजमेंट। माइंड इज मैनेज्ड, टाइम अपने आप मैनेज हो जाएगा। उसी पे आगे वो आइडियली 8 से 9 घंटे क्वालिटी स्टडी होना चाहिए। क्वालिटी की बात कर रहे हो, नॉट क्वांटिटी। कैसे? हम बुक के सामने 2 घंटे बैठेंगे, बट अगर हमारा दिमाग कहीं और चल रहा है, दिमाग में कुछ और चल रहा है, तो वो आपने क्वालिटेटिव स्टडी कितना किया? आधे घंटे का। तो क्वालिटेटिव 8 से 9 घंटे डेली आप दे सकते हैं, और इतना 24 घंटे में 8 घंटे देना इज नॉट अ बिग थिंग। उसको आप अगर 2-2 घंटे के शेड्यूल में सेशंस में भी डिवाइड करते हैं, या 1-1 घंटे में भी करते हैं, बीच में आप ब्रेक भी ले रहे हैं, दोपहर में सो भी रहे हैं, तो भी आप आराम से 8 घंटे दे सकते हैं क्वालिटी। बट आप जब पढ़ने बैठ रहे हैं तब आपको आपके साथ ऑनेस्ट रहना है कि मेरा दिमाग कहीं और नहीं है, मेरा बार-बार नोटिफिकेशन से मैं अपना फोन नहीं उठा रहा हूँ, पढ़ाई के टाइम पे सिर्फ पढ़ाई कर रहा हूँ। एक टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, 1 घंटा हो जाता है, फिर फोन लीजिए, नोटिफिकेशंस देखिए, फ्रेंड से बात कीजिए, बट पढ़ाई के टाइम सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई होनी चाहिए। और वो आपको कोई नहीं बोलेगा, कोई देखने नहीं आएगा, आपको ही आपके ऊपर वो विजिलेंस रखना है, वो ऑनेस्टी आपके अंदर होनी चाहिए। सो दिस इज हाउ टाइम मैनेजमेंट इज डन। इट इज नॉट अ रॉकेट साइंस। कोई आपको आके शेड्यूल नहीं बताएगा कि सुबह 5 बजे से ऐसे स्टार्ट करना है। यू हैव टू मेक योर ओन शेड्यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन सर न्यूज़पेपर से रिलेटेड है। प्रणव अग्निहोत्री पूछ रहे हैं कि मैम प्लीज कैन यू गाइड on revision strategy topic wise and how to utilize what you read in the newspaper since I am not able to retain what I read in the newspaper for more than 2 days. न्यूज़पेपर को रिटेन करना ही नहीं है। ये एक और मिथ है जो मैं बस्ट करना चाहती हूँ कि न्यूज़पेपर को याद रखने के लिए पढ़ना है या फिर उसमें से नोट्स बनाने हैं। न्यूज़पेपर को पैसिवली रीड करना है, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि देश में दुनिया में क्या चल रहा है, बस उसके लिए। उसके दूसरा रीजन न्यूज़पेपर पढ़ने का है कि आपकी लैंग्वेज वोकैबुलरी वो इम्प्रूव करनी है। न्यूज़पेपर से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उसके लिए आपको क्लासरूम में मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है करंट अफेयर्स के लिए, जहाँ पे जो चीज़ें आपने पढ़ी होगी कहीं ना कहीं आपके सबकॉन्शियस में स्टोर्ड होगा। फिर जब आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, आई थिंक वीकली दिए जाते हैं, तो वीकली आप जो पूरे वीक में पढ़ेंगे तो वो चीज़ आप फिर मैगजीन में वापस देखेंगे तो चीज़ें ऑटोमेटिकली आपको याद होंगी। रिगार्डिंग रिविजन के लिए भी कोई एक स्ट्रैटेजी नहीं है कि आपको पूरे दिन का आज रिवाइज करना है तो बेटर रहेगा या वीकली रिवाइज करना है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। किसी को ऐसा होता है कि मैं पूरे हफ्ते का रिवाइज करके संडे को पूरा रिवाइज करूंगा। कोई ऐसा करता होगा कि आज दिन भर जो मैंने पढ़ा वो मैं डे एंड पे रिवाइज करूंगा। या फिर एक स्ट्रैटेजी आई थिंक सर ने बताई, ब्लैक पेन स्ट्रैटेजी, ब्लैक पेन एक्टिविटी। यस, हर 2-3 घंटे के बाद लिख लो पिछले 3 घंटे में क्या रफ नोट, यू नो इट। that is also a good approach. So you have to creatively think and find out which strategy works for you for revision. आपका रिटेंशन कैपेसिटी क्या है वो मुझे नहीं पता, मेरे लिए क्या वर्क करता था वो उस तरह से मैं अप्रोच करती थी। आपको लगता है कि डेली रिवाइज करना है या वीकली रिवाइज करना है या फोर्टनाइटली 2 रिविजन्स हो जाने चाहिए, वो अप्रोच आपके लिए वर्क करेगा फॉर रिविजन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, मैम जो क्लास में हो रहा है वही रिवाइज करें या एक्स्ट्रा भी करें? क्लास में करना वो तो बेयर मिनिमम है, वो तो करना ही है। उसके साथ साथ स्टैंडर्ड बुक्स है, जो सोर्सेज है, जो हमारी बात हुई, वो सब चीज़ें भी करनी है। क्लासेस आर जस्ट टू गाइड यू, दे आर नॉट एन एंड। हम मीन्स एंड एंड्स की बात करते हैं, दे आर अ मीन्स टू गाइड यू टुवर्ड्स योर गोल, बट आपको आपके खुद के एफर्ट्स भी डालने पड़ेंगे तो ही आप एंड तक पहुंच पाएंगे। आपको स्पून फीडिंग नहीं करवा पाएंगे क्लासेस। उसके बाद तनिष शाह है, उसने पूछा है मैम इज हैंड राइटिंग अ बिग फैक्टर फॉर द एग्जाम? मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि हैंड राइटिंग अच्छी होना जरूरी है, बट लेजिबल होना जरूरी है। आप जो भी लिख रहे हैं पेपर चेकअप को बिना स्ट्रेन या बिना एफर्ट के वो पढ़ सके, ऐसा होना चाहिए आपका हैंड राइटिंग। तो लेजिबल
होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने लिखा है और अगर आपका सब पढ़े तो उसको 2 बार देखना पड़ेगा कि यार ये लिखा क्या है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो क्लियरली लिखो, हैंडराइटिंग कैसी भी हो बट समझ में आना चाहिए, इतना इंपॉर्टेंट है। यूपीएससी हैंडराइटिंग के मार्क्स नहीं देते, देयर आर नो एक्स्ट्रा मार्क्स फॉर गुड हैंडराइटिंग हियर। यहाँ पे कंटेंट के मार्क्स मिलते हैं। जितना एनरिचिंग, जितना डाइवर्स, जितना ब्रॉड इंडेड आपका कंटेंट होगा उस पर आपको मार्क्स मिलेंगे, बट क्लियर होना चाहिए जो आपने लिखा है। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। Ma'am, like I play cricket now and professionally I play. So like my family and some like relatives say you just prepare UPSC, leave other things. Like so it makes me confused like what to do. हॉबीज होना बहुत इंपॉर्टेंट है कहीं पे। मैं भी पर्सनली, मुझे पेंटिंग करना बहुत पसंद है। तो जब जब मुझे ऐसा लगता था कि पढ़ाई से मन उठ रहा है या मज़ा नहीं आ रहा है या फ्रस्ट्रेट हो रही हूँ, सो वो बर्नआउट होने से पहले यू हैव टू टेक अ ब्रेक। सो एक्टिविटीज़, यू लव प्लेइंग क्रिकेट, तो आप वो भी कर सकते हैं प्रोवाइडेड साथ ही साथ आपका यूपीएससी भी इन लाइन चल रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपकी हॉबी ओवर पावर कर रही है आपकी प्रिपरेशन को। तो उसका एक बैलेंस बना के चलना पड़ेगा। तो उस वे से एक बैलेंस्ड वे में और एक बर्डन फील ना करके अगर आप प्रिपरेशन करेंगे तो आपको मजा आएगा फिर जर्नी में। यूपीएससी जर्नी इज वेरी ब्यूटीफुल। एक्चुअली यू आर प्रिविलेज्ड कि आपको यूपीएससी करने का मौका मिल रहा है। बहुत लोग होते हैं जिनको यूपीएससी का सिर्फ एक सपना ही देख के रह जाते हैं, उनको ये एग्जाम देने का मौका ही नहीं मिलता। यू आर एक्चुअली प्रिविलेज्ड कि आपको एग्जाम देने का मौका मिल रहा है। सो डोंट टेक इट एज अ बर्डन। सिर्फ यूपीएससी में सिलेबस कंप्लीट करना टारगेट नहीं होना चाहिए, ये तो एक फर्स्ट स्टेप है। टारगेट होना चाहिए कि आगे जाके सिविल सर्वेंट बन के एक्चुअली कुछ चेंज लाना है सोसाइटी में। एक गोल होना चाहिए दिमाग में। आपको ये मौका मिल रहा है और बहुत कम लोग होते हैं जो ये एग्जाम क्रैक कर पाते हैं। तो खुद के मन में आज से ये एक टारगेट होना चाहिए, क्लैरिटी होनी चाहिए दिमाग में कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं। अगर आप किसी के कहने पे करोगे तो वो चीज़ आप लॉन्ग टर्म सस्टेन नहीं कर पाओगे। खुद के अंदर वो गोल होना चाहिए कि मुझे एग्जाम क्रैक करनी है और आगे जाके इस एग्जाम की मीडियम से सोसाइटी में पॉजिटिव चेंजेस लाने हैं। तो ये खुद के दिमाग में होना चाहिए और यही चीज़ आपको मोटिवेट करेगी कंसिस्टेंट मेहनत करने के लिए। सो आई होप द questions for prelims are over. Now we can move to the next segment. Next segment है जो मैंने सर से बात करी, उससे मुझे पता चला कि सर एंड टीचर्स तो बहुत मेहनत करते हैं बट स्टूडेंट्स के थ्रू वो एफर्ट कहीं ना कहीं लैकिंग है। यहाँ पे मैं पूछना चाहूँगी कितने स्टूडेंट्स हैं जो इस चीज़ से अग्री करेंगे कि मेरे थ्रू मतलब आप खुद के आपके जो एफर्ट्स है वो कहीं ना कहीं कम है। ऑनेस्टली हाथ ऊपर करिएगा। आप सबको चले इतना तो रियलाइजेशन है। कितने लोगों को जिन्होंने हाथ नहीं उठाया वो सेटिस्फाइड है? कितने लोग सेटिस्फाइड हैं कि जो एफर्ट्स मैं कर रहा हूं इससे ज्यादा मैं कर नहीं सकता? हाथ उठाइए। 1, आपका नाम? अर्पण। 1 सेज कि मैं बहुत एफर्ट्स कर रही हूँ, इससे ज्यादा मेरे लिए करना मुश्किल है। रेस्ट ऑफ देम एग्री कि अभी स्टिल मोर एफर्ट्स कैन बी पुट इन। एटलीस्ट आइडेंटिफिकेशन है प्रॉब्लम का कि हमारे अंदर कमी है, तो वो बहुत बड़ी बात है। लोगों को पता ही नहीं होता है कि हम कहीं ना कहीं लैकिंग है। एंड जब जब हमें ऐसा लगने लगे कि हमने अपना बेस्ट दे दिया, इससे ज़्यादा हम नहीं कर सकते, तो वो नोशन भी एंटायरली करेक्ट नहीं है। बिकॉज देयर इज ऑलवेज समथिंग बेटर इसके आगे। शायद हम इस सोच से हमारी कैपेसिटी, हमारी कैपेबिलिटी, हमारा पोटेंशियल लिमिट कर देते हैं। हमारा इतना पोटेंशियल होता है जिसका हमें भी अंदाजा नहीं होता है। हमें लगता है हम अपना ऑप्टिमम कर रहे हैं, बट अगर हम अपना को थोड़ा और पुश करेंगे, थोड़ा और कंफर्ट जोन से बाहर जाएंगे, तो स्काई इज द लिमिट। सो कभी भी हमें ऐसा नहीं सोचना है कि इतना कर दिया, इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकता। देयर इज ऑलवेज मोर फॉर यू आगे। तो अगर हम बात करते हैं लेजीनेस की, कितने लोग ऐसे होते हैं बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग जर्नी, तो लेजी फील करना इज वेरी नॉर्मल। मुझे भी ऐसा होता था कितनी बार के नहीं आज मन नहीं पढ़ने का, आज चलो आज रहने देते हैं, आज एंजॉय करेंगे, आज फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, कल देखेंगे। बट वो कल कल करते करते कब एक हफ्ता हो जाता है और इतनी सारी चीज़ें पाइलअप हो जाती है, हमें भी पता नहीं लगता। सो यूपीएससी में कंसिस्टेंट एटीट्यूड होना बहुत ज़रूरी है।
आप जब आपको लगे कि मैं लेजी हो रहा हूँ, तब ये याद करिए कि कोई दूसरा होगा जो आपका कॉम्पिटिटर ही है, बिकॉज दिस इज अ कॉम्पिटिटिव एग्जाम। यहाँ पे ऐसा नहीं कि आप सबके लिए सीट्स है, लिमिटेड सीट्स है और आप सब compete कर रहे हो उसके लिए। तो जब आप वो आर वेस्ट कर रहे हैं, तब वो वही टाइम में आपका जो कॉम्पिटिटर है वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स डाल के आपसे आगे जा रहा है। सो वो लेजी एटीट्यूड जितना आप रखेंगे, आप ही अपने आप को लिमिट कर रहे हैं, आप ही अपने आप को रेस से पीछे कर रहे हैं। एंड दिस इज एक्चुअली अ रेस, दिस इज नॉट अ स्कूल एग्जाम और अ कॉलेज एग्जाम जहाँ पे आपको सर्टेन परसेंटेज लाना है एंड यूल पास द एग्जाम। हर साल कट ऑफ अलग होता है और कट ऑफ डिसाइड होता है जिस तरह के मार्क्स आते हैं स्टूडेंट्स के एंड अ लॉट ऑफ फैक्टर्स। सो आपको लेजी नहीं बनना है, यूपीएससी लेजीनेस से पास नहीं होती है। सेकेंड थिंग इज, हम लोग बहुत कैजुअल अप्रोच रखते हैं कि हाँ ठीक है क्लास में करवाया वो कर लेंगे, एंड कभी कभी हम क्लास में करवाया हुआ भी नहीं करते हैं। क्लासेस शेड्यूल होती है बट मुझे बताया गया कि हम क्लासेस में भी नहीं आते हैं, ऑनलाइन रिकॉर्डिंग ले लेते हैं, घर बैठे बैठे क्लासेस देखते हैं। आप खुद बताइए, वो क्लास जो 2 घंटे या 3 घंटे की है, घर पे बैठे बैठे कितना टाइम लगता है? 2 घंटे में हो जाती है? तो कितना टाइम लगता है वो क्लास को कंप्लीट करने में? 4-5 घंटे लगते हैं। क्यों? आधा घंटा देखते हैं, फिर थोड़ी देर बीच में फोन ले लेंगे, फिर वापस आधा घंटा 15 मिनट देखेंगे, फिर कहीं घूम आएंगे घर में। इस तरह से पढ़ाई नहीं होती है। क्लासेस अटेंड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज क्लास में आपको एक एनवायरनमेंट मिलता है जो आपको घर पे नहीं मिलता। घर पे आप अपने कंफर्ट जोन में होते हो, और जब क्लास में होते हो आप अपने फ्रेंड्स के आसपास होते हो, तो आप दूसरों को देख के भी मोटिवेट होते हो, या कोई आपको देख के मोटिवेट होगा। इफ समवन इज कमिंग टू क्लास, आपको भी मोटिवेशन आएगा कि नहीं वो जा रहा है तो मुझे भी जाना पड़ेगा, क्योंकि क्लास में फोकस्ड एनवायरनमेंट होता है। क्लास में आप डिस्ट्रैक्ट हो ही नहीं पाओगे, अगर आप होना चाहोगे तो भी नहीं हो पाओगे, क्योंकि टीचर का डर रहेगा। अगर हम इतनी ढीठ बन जाते हैं कि टीचर का भी डर ना रहे, तो फिर प्रॉब्लम है। यस, अगर टीचर्स आपके लिए इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, टीचर्स दिन रात मेहनत कर रहे हैं, तो आपकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है कि आप उनको एटलीस्ट जितने वो एफर्ट्स कर रहे हैं उसका एटलीस्ट 50% वापस दे पाए। वो आपसे ये भी एक्सपेक्ट नहीं करेंगे कि नहीं आप वो जितना करें आप उतना करिए, बट जितना वो बोल रहे हैं उतना तो आपको बेयर मिनिमम करना ही है। उसके आगे आपको खुद के एफर्ट्स डालने हैं, बिकॉज यू आर नॉट डूइंग यूपीएससी फॉर योर टीचर, यू आर डूइंग इट फॉर योर सेल्फ, मोर फैमिली। सो वो कैजुअल अप्रोच से अगर आप बैठेंगे तो यूपीएससी क्रैक करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। फिर अगर आप किसी से भी स्ट्रैटेजी लेने जाएंगे, या अगर आप एक वो तो एक चाबी मांगेंगे कि आप मुझे एक अप्रोच बता दीजिए जिससे यूपीएससी क्लियर हो जाए, तो वो नहीं हो पाएगा। सो कंसिस्टेंसी इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड डेली बेसिस पे थोड़े थोड़े एफर्ट्स और थोड़े थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स, उससे फिर बिग चेंज आएगा, क्वालिटेटिव चेंज आएगा। तो आपको रोज स्मॉल एफर्ट्स डालने हैं टू प्रिपेयर बेटर देन योर कॉम्पिटिटर्स। और जितना आप लेजी बनेंगे, जहां जहां आप टाइम वेस्ट करेंगे, वहां वहां आपका कॉम्पिटिटर आपसे आगे बढ़ रहा है। ये आपको सोचना है। नेक्स्ट इज, बहुत हमें एक अक्सर ये फियर हो जाता है, या एंजाइटी कहो या यूं कहो, हम एक ये माइंडसेट बना लेते हैं। क्वेश्चन भी पूछा एक बच्चे ने कि फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी हो पाएगा या नहीं, तो ऐसे सर्टेन नोशंस होते हैं जहां पर हम ये सोचते हैं कि ये एग्जाम हमारे लिए नहीं है, या यूं कहूँ तो ऐसा हो जाता है कि हाँ हम ट्राई तो कर रहे हैं, देखते होता है कि नहीं होता है। ये अप्रोच, ये एटीट्यूड भी होता है, ये भी गलत एटीट्यूड है। पहले से ही आपके दिमाग में ये टारगेट होना चाहिए कि यूपीएससी मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा। जो रैंकर है या मैं आज आपके सामने बैठी हूँ, तो मैंने कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नहीं किया है, मैंने वही ऑर्डिनरी एफर्ट्स को कंसिस्टेंट बेसिस पे किया है, और उससे ही मुझे सक्सेस मिली है, और वैसे ही आपको भी मिलेगी। आपका कोई भी एक्सवाइजी बैकग्राउंड हो, यूपीएससी पे आके सब लेवल प्लेइंग आ जाते हैं। सब, कोई आईआईटी पास आउट हो या किसी ने नॉर्मल ग्रेजुएशन किया हो, यूपीएससी में हर कोई सेम लेवल पे, हर किसी को सेम एफर्ट्स डालने हैं। तो ऐसा नहीं है कि आपसे नहीं हो सकता, या ट्रायल एंड एरर करके देखते हैं यूपीएससी होता है नहीं, वो अप्रोच रखोगे तो नहीं होगा, आज ही छोड़ दो। और अगर आप यू आर एक्चुअली सीरियस अबाउट क्लियरिंग यूपीएससी, तो आज ही आपके दिमाग में गोल होना चाहिए
whether you want to become an IAS officer or an IPS officer or foreign service officer, आज ही आपके दिमाग में क्लियर गोल होना चाहिए कि मुझे ये बनना है। और फिर नेक्स्ट थिंग इज आपके दिमाग में आपके मार्क्स नहीं होने चाहिए। आज ही आपको जाके एक एक्सरसाइज करनी है जहाँ पे मेंस है और इंटरव्यू है। हमारे बीएम्स के मार्क्स तो काउंट नहीं होते हमारी मेरिट में, पर मेंस एंड इंटरव्यू के मार्क्स होते हैं। तो पेपर पे हमें GS1, GS2, GS3, GS4, ऑप्शनल 1, ऑप्शनल 2 इस तरह से पूरा लिखना है इंटरव्यू के मार्क्स, और खुद हमारे दिमाग में खुद के मार्क्स आज बैठ के लिखने हैं कि मेरा ये टारगेट है, मुझे इस सब्जेक्ट में इतने मार्क्स लाने हैं। इतना क्लियर आपको बनना है अपनी अप्रोच में, और फिर वो पेपर को ऐसी जगह लगा देना है जहाँ पे आप डेली उस पेपर को देख पाओ, ऐसी जगह लगा देना है। और जब जब आपको लगे कि आप लेजी हो तब तब आपको वही जाके देखना है कि मेरे ही मार्क्स है जो मैंने सोचे थे और ये मुझे अचीव करना है, तो मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और ऑटोमेटिकली आपके अंदर वो मोटिवेशन आ जाएगा कि मुझे ये अचीव करना है, और वो डेफिनेटली हो पाएगा। ऐसा नहीं है कि नहीं हो पाएगा। पॉजिटिव अप्रोच करने में कोई टैक्स नहीं लगता, राइट? तो क्यों ना रखे पॉजिटिव अप्रोच। जो बच्चा पॉजिटिव अप्रोच रख के मेहनत करेगा वो कई टाइम्स ज्यादा बेटर वे में प्रिपेयर कर पाएगा एज कंपेयर टू समवन हु इज कीपिंग अ नेगेटिव एटीट्यूड। तो पॉजिटिव अप्रोच रखना बहुत जरूरी है। कई बार ऐसे अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस आ जाते हैं लाइफ में, या फिर सिंपल बीमारियां भी हो जाती है। हम बीमार पड़ जाते हैं, तो आज क्लास नहीं जाना, आज बीमार है हम, राइट? हर किसी के साथ होता होगा। या आज बारिश हो रही है तो आज क्लास नहीं जाएंगे, आज घर बैठे बैठे रिकॉर्डिंग देख लेंगे, राइट? होता है कि नहीं होता? होता है। वेरी कॉमन। ऐसा अप्रोच रखें। हाल गुजरात से यहाँ पहुंच गए इस वेदर में। हमारे कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो सेक्टर 35 से यहाँ नहीं पहुंच पाए क्योंकि बारिश है। बारिश तो गुजरात से लेकर चंडीगढ़ तक थी, तो यू कैन रीच फ्रॉम देयर टू हेयर। बट वहां पे कोई नहीं, ऑनलाइन लगा लेंगे हर्षिता मैम का सेशन। बाहर तो बारिश हो रही है। वो ड्राइव जो है ना, दैट ड्राइव, शुड आई टेल, इन्होंने सिर्फ स्ट्रेटेजी से एग्जाम पास नहीं किया। वो जो इनके अंदर ड्राइव है ना एक, दैट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी। हर्षिता को मेंस एग्जाम से एक हफ्ता पहले टाइफाइड था। उन्होंने बहाना नहीं बनाया कि मुझे तो टाइफाइड है, आई कांट अपीयर इन मेंस, मेरे तो मेंस खराब हो जाएंगे। वो टाइफाइड को साथ में कैरी करके रैंक 2, और टाइफाइड नहीं होता तो रैंक 1। तो वो जो ड्राइव है ना, दैट ड्राइव हैज मेड हर दिस। फैमिली लॉसेस, बिगेस्ट लॉसेस, दैट ड्राइव kept her motivated. रैंक 2। तो वो नहीं है कि जरा सा बारिश हो गई तो आई एम मूव्ड, आज गर्मी है इसलिए नहीं जाना, आज बारिश है इसलिए नहीं जाना, आज ठंड है इसलिए नहीं जाना। ये तीनों तो सीक्वेंस में आएंगे ही आएंगे। गर्मी भी आएगी, बारिश भी आएगी, ठंड भी आएगी, ये तीनों आएंगे, आप क्लास में नहीं आएंगे। What is missing? That drive, that die-hard approach. Typhoid में मेंस लिखना, it's hats off. Alright? तो स्ट्रैटेजी नहीं, कौन सी बुक पढ़ी थी, वो सब वही बुक्स पढ़ते हैं। लक्ष्मीकांत सबके पास है। डिफरेंस कहाँ था? The fire in the belly, that was different. That fire in the belly made Harshita Goyal. Once again, she deserves a clap. She being so modest, इसके ऊपर बात ही नहीं करी। वो लक्ष्मीकांत और वो सोर्सेज और सब वही आपके साथ बात करी। बट ये याद रखना वो रैंक 2 कैसे आता है। सॉरी सर, नो सर, जो लोग ऑनलाइन देख रहे हैं, अगर वो जेन्युइन रीजन से नहीं आ पाए देन वेल एंड गुड। बट जो लोग यहाँ आ सकते थे और नहीं आए, उनको खुद सोचना चाहिए कि जो बच्चे यहाँ क्लास में बैठे हैं वो कई टाइम ज्यादा सीरियस बोलूं या वो जो ड्राइव की बात करी वो बोलूं, वो उनमें कुछ सर्टेन % ज्यादा है उन बच्चों के कंपैरिजन में जो आ सकते थे बट नहीं है। और यहाँ पे भी जितने बच्चे हैं जो क्लास अटेंड करनी है, वो अगर सिली रीजंस है उसकी वजह से अगर क्लास स्किप करते हैं, रिकॉर्डिंग है अवेलेबल, वो एक मीडियम है उस सर्कमस्टेंस के लिए जहाँ पे आप
एक्चुअल में जेन्युइन रीजन की वजह से अटेंड नहीं कर सकते, बट जहाँ पे आप अटेंड कर सकते हैं वहाँ पे यू शुड रिस्पेक्ट द टीचर्स एफर्ट्स। वो अगर आपके लिए क्लास में आके, वो भी घर बैठे बैठे ऑनलाइन कर सकते थे क्लासेस, बट वो क्लास तक आते हैं लेक्चर लेने, तो आपकी भी ड्यूटी बनती है कि आप क्लास तक आए और क्लास में बैठ के उनका सम्मान करें और एक्चुअल में पढ़ाई करें। तो वो चीज़ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। और ऐसे बहुत सर्कमस्टांसेस आएंगे, जैसे अगर सर ने बताया मेरा जो टाइफाइड का है, अगर मैं उस पर बात करूं तो पहले 2 अटेम्प्ट्स में प्रीलिम्स नहीं हुआ था, ये मेरा फर्स्ट मेंस था 3rd अटेम्प्ट में। तो जब 1 हफ्ते पहले पता चला कि टाइफाइड हो गया है, तो वापस ऐसा लगा कि ये अटेम्प्ट भी वेस्ट हो जाएगा, नहीं हो पाएगा। और अगर नहीं भी होता तो कोई मुझे आके ये नहीं बोलता कि तुम्हारे एफर्ट्स नहीं थे, हर कोई यही बोलता कि बिकॉज तुम बीमार थी, तुम्हारे हाथ में नहीं था, सो इट्स ओके, नहीं हुआ। तो वो मेरे लिए, लेकिन वो एक्सक्यूज था, वो एक्सक्यूज था जो मैं खुद को दे रही थी और वो दूसरों को दे रही थी कि मौत जस्ट बिकॉज मैं बीमार हूं उसकी वजह से मैं नहीं कर सकती। ये एक्सक्यूज का ऑल्टरनेटिव क्या होगा कि जितना मैं कर सकती हूँ, जितने एफर्ट्स मुझसे डाल सकती हूँ डाले जाएंगे, वो मैं डालूंगी। आगे रिजल्ट जो भी आता है वो मेरे कंट्रोल में नहीं है। मेरे कंट्रोल में क्या है? ट्रीटमेंट लेना एंड साथ में जितने एफर्ट्स होते हैं डालना। तो वो जो कृष्ण भगवान बोलते हैं निष्काम कर्म की बात करते हैं कि हमें रिजल्ट की चिंता नहीं करनी है, हमें हमारे कर्म पे फोकस करना है, वही कर्म हमें करना है। अभी आपका कर्म क्या है? पढ़ना। डेली जो आप एफर्ट्स डाल रहे हैं उसको डे बाय डे थोड़ा थोड़ा बेटर बनाते जाना। आज आपने जितनी मेहनत करी उसके बाद आपको उस चीज को नेक्स्ट डे थोड़ा इम्प्रूव करना है बाय 1 स्टेप, और वही एक एक स्टेप से आपकी मेहनत इम्प्रूव होती जाएगी। ड्रास्टिक चेंजेस नहीं चाहिए, बट कंसिस्टेंसी। तो टाइफाइड के टाइम पे मुझे भी ऐसा लगा कि नहीं हो पाएगा, बट वही जो अप्रोच था कि नहीं करना है। बहुत मुझे लोग बोल रहे थे कि आराम करो, बट मेरे को ऐसा था कि नहीं, जितना पढ़ पाऊंगी उतना पढ़ूंगी, बट एग्जाम तो दूंगी। वही अप्रोच मुझे काम आई। और एग्जाम्स के टाइम पे जो मैंने पिछले 1 साल में जो मेहनत करी थी, या पिछले प्रीलिम्स के बाद 3 महीने में जो टेस्ट लिखे थे और फुल ऑन मेहनत करी थी, वो मेहनत मुझे पेपर्स में काम आई, क्योंकि लास्ट वीक में इतना पढ़ नहीं पाई थी। बट बिकॉज मैंने पहले इतने सारे टेस्ट दिए थे, इसकी वजह से जब मैं लास्ट में नहीं पढ़ पाई, वो मेहनत मुझे तब काम आई। तो वही अभी अगर आप अभी जो मेहनत करेंगे, आगे जाके क्या सर्कमस्टांसेस रहेंगे यू नेवर नो, बट अभी की हुई मेहनत आपको तब काम आएगी। तो अभी से आपको लेजी नहीं बनना है, अभी से एफर्ट्स डालना है। ये नहीं सोचना बिकॉज आई हैव टाइम, आई हैव 1 ईयर, तो मैं आराम आराम से करूंगा, ऐसा नहीं है। यू डोंट हैव टाइम, यू डोंट हैव टाइम टू वेस्ट, यू हैव टाइम टू प्रिपेयर वेल। बट अगर आप एक एक दिन वेस्ट करेंगे तो आगे जाके आपको बहुत महंगा पड़ेगा, 1 साल महंगा पड़ेगा। तो अभी से मेहनत करनी है। अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस आ सकते हैं, ऐसा नहीं बोलूंगी कि आएंगे ही, बट अगर आते हैं तो आपका जो मनोबल है, इनर डिटर्मिनेशन, करेज, वो इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि वो सर्कमस्टांसेस को भी पार कर जाए। फिर रिजल्ट जो भी आता है वो चीज, एंड पॉजिटिव आउटलुक, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका अगर एक एग्जाम्पल दूं तो मीन्स फॉर रिजल्ट नहीं आया था, एंड हमें इंटरव्यू में जितने भी जो स्पेक्टिकल्स पहनते हैं इनको पता होगा, इंटरव्यू में वी हैव टू वेयर फॉर्मल स्पेक्स। तो ये जो मैंने पहने हुए फ्रेम्स, इस तरह के फॉर्मल हमें पहनने होते हैं, राइट, इंटरव्यू में। तो मेंस का रिजल्ट नहीं आया था, और उसके 2 दिन पहले मैं चश्मे की दुकान पर पहुंच गई थी और ये चश्मे लेके आ गई थी। क्यों? क्योंकि मुझे इंटरव्यू में इस तरह के चश्मे चाहिए। रिजल्ट नहीं आया था मेंस का, बट पॉजिटिव एटीट्यूड रखने में पैक्स नहीं लगता। तो 2 दिन पहले जाके लेके आ गई थी कि इंटरव्यू में ये वाले चश्मे चाहिए, तो मैं लेके आ जाऊंगी। मैं चाहती तो रिजल्ट के बाद भी ला सकती थी, बट मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ पॉजिटिव एटीट्यूड का, कि आपको भी इस तरह का पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि मुझसे नहीं होगा तो किससे होगा, फिर आपसे जरूर हो पाएगा। ये एटीट्यूड रखेंगे और इस तरह से प्रिपेयर करेंगे तो ऑटोमेटिकली इनर मोटिवेशन आएगा। आपने बात करी, आज आपने क्वेश्चन पूछा कि मैं कंसिस्टेंसी कैसे रखूं 3 साल, तो आपको यही सोचना है कि यूपीएससी मुझे करना है, या फिर यहाँ पे बैठा कोई भी बच्चा है, कंसिस्टेंसी रखना कोई रॉकेट साइंस नहीं है। उसमें बस खुद के अंदर जो आग, जो सर ने कही ना, द फायर इन द बेली, वो होनी चाहिए। आज मैं आपको आगे 2 शायद मोटिवेशन की कहूंगी, आज आप मोटिवेशन, आपको मोटिवेशन मिल जाएगा, बट उस चीज को कैरी करना 1 साल तक, वो आपके ऊपर है।
यूट्यूब वीडियोस देखेंगे, कितने सारे इंस्पिरेशनल वीडियोस है, शॉर्ट टर्म मोटिवेशन मिल जाएगा, बट यूपीएससी एक्सटर्नल मोटिवेशन से पास नहीं हो सकता। वहां पे आपको चाहिए इंटरनल ड्राइव, इंटरनल मोटिवेशन। इसके लिए कैजुअल अप्रोच को छोड़ना पड़ेगा। एक कोट है फेमस, सफर द पेन ऑफ डिसिप्लिन और सफर द पेन ऑफ रिग्रेट। आपके ऊपर है आपको कौन सा पेन सहन करना है, डिसिप्लिन वाला या रिग्रेट वाला। अगर आपको सच में यूपीएससी पास करनी है ना, तो बात सिंपल है, सफर करना पड़ेगा। सफर किस सेंस में, पेन किस सेंस में, डिसिप्लिन। जो फैमिली आउटिंग्स है, शादियां हैं, थोड़े टाइम के लिए छोड़नी पड़ेगी। सोशल मीडिया है तो उसको थोड़ा बैलेंस्ड वे में यूज करना पड़ेगा। जो टाइम आप अपने लीजर को दे सकते थे, वो टाइम आपको पढ़ाई में देना पड़ेगा। क्लास आने तक का पेन उठाना पड़ेगा। टेस्ट है वो रेगुलरली देने पड़ेंगे। और फिर ये सब करने के बाद अगर आपका रिजल्ट कहीं ना कहीं रह जाता है तो वो है आपका लक। बट अगर आप ये सारी चीजें नहीं करते और आप बोलते हैं मेरा यूपीएससी नहीं हुआ, तो उसके लिए आप किसी और को ब्लेम नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ खुद को ब्लेम कर सकते हैं। और जब जब आपको लगता है कि आप मोटिवेटेड फील नहीं कर रहे हैं, विच इज ऑल्सो वेरी नॉर्मल। ऐसा नहीं है कि मैं भी सारे दिन एकदम हाई मोटिवेटेड रहती थी। मुझे भी ऐसा लगता था कि शायद यूपीएससी इज नॉट फॉर मी। जब पहली बार प्रीलिम्स नहीं हुआ, फिर दूसरी बार नहीं हुआ, तो लगा तीसरे अटेम्प्ट में कि शायद मुझे ब्रेक ले लेना चाहिए, शायद यूपीएससी इज नॉट फॉर मी। मुझे भी ऐसी फीलिंग्स आई थी, ऐसे थॉट्स आए थे। बट उस टाइम पे मैंने याद किया कि मैंने यूपीएससी क्यों स्टार्ट किया था, बट वाई। वो वाई आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। अगर आज मैं एक एक बच्चे को पूछूं कि आपको यूपीएससी क्यों करना है, वो आपको ऐसे जनरल स्टेटमेंट नहीं देने जो देश की सेवा करनी है, ये तो हर कोई बोलता है। आपके पास स्पेसिफिक चीजें होनी चाहिए, स्पेसिफिक गोल्स होने चाहिए। अगर आज मुझे यूपीएससी करना है तो मुझे वुमेन एम्पावरमेंट के लिए करना है, मुझे स्लम्स में रह रहे बच्चों के लिए करना है, ये मेरा गोल था। आपके हर एक के दिमाग में स्पेसिफिक गोल होना चाहिए कि मुझे इस वजह से यूपीएससी करना है। देश की सेवा तो आप कोई भी फील्ड में रह के कर सकते हैं, बट यूपीएससी ही क्यों? तो पहला क्लियर गोल होना बहुत जरूरी है, और वो गोल आपको इन्हें ड्राइव देगा। जब जब आपको लगेगा कि मुझसे नहीं होता है, वो वाई, दैट वाई विल मोटिवेट यू। एंड सेकेंड मोटिवेशन, आपकी फैमिली। आपकी फैमिली को याद करना, आपके पेरेंट्स को याद करना। अगर आप यूपीएससी क्रैक करके सिविल सर्वेंट बन जाएंगे, मुझसे पूछिए, ट्रस्ट मी, जब से मेरा रिजल्ट आया मेरी लाइफ चेंज हो गई है, और मुझसे ज्यादा मेरी फैमिली की लाइफ चेंज हो गई है। उससे बड़ी हैप्पीनेस कुछ नहीं है। जो आप अपने पेरेंट्स पे जो प्राउड फीलिंग देखेंगे ना, जब जिस दिन आपका रिजल्ट हो जाएगा और आपका रैंक आएगा, वो जो स्माइल होगी ना, वो स्माइल आपके इतनी ईयर्स का जो हार्डवर्क है ना, दैट वो बी वर्थ इट। आज आपको रियलाइज नहीं होगा, बट ये पेन से आपको याद करना है कि वो स्माइल देखनी है मुझे अपने पेरेंट्स के फेस पे। तो वो सेकेंड मोटिवेशन है जो आपको मोटिवेट करेगा। एंड थर्ड इज गुड फ्रेंड्स, गुड कंपनी। दैट ऑल्सो मैटर्स अ लॉट, बिकॉज हम लोग काफी सारी चीजें जो हमारे पेरेंट्स से नहीं कह पाते हैं। सो फ्रेंड्स आर दैट सपोर्ट सिस्टम। तो वो सपोर्ट सिस्टम पे भी रिलाई कीजिए, बिकॉज यूपीएससी इज अ लॉन्ग जर्नी। आइसोलेशन इज नीडेड, बट कंप्लीट आइसोलेशन वो भी बैकफायर कर सकता है। तो यूपीएससी में पीयर ग्रुप्स आर ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट सोर्स, जहां आपकी प्रिपरेशन बेटर हो सकती है। पीयर ग्रुप्स कैसे? जैसे मेरे केस में मैं 3-4 लोगों का, मेरे फ्रेंड्स का, अच्छे फ्रेंड्स का एक पीयर ग्रुप था, जहाँ पे वी यूज टू रिवाइज द कंसेप्ट्स जो क्लास में पढ़ाए जाते हैं। फिर यू कैन सिट टुगेदर, यू कैन डिस्कस विथ ईच अदर कि आज ये पढ़ाया गया, ये टॉपिक था, तो इसमें ये पॉइंट्स इंपॉर्टेंट थे। करंट अफेयर्स है तो आप वो आपस में डिस्कस कर सकते हैं। यूपीएससी के प्रीवियस क्वेश्चंस है या मेंस के अगर क्वेश्चंस है तो आप खुद वो क्वेश्चन उठा सकते हैं। 4 क्वेश्चन लेके आ सकते हैं, 4 लोग, और आपस में डिस्कस कर सकते हैं कि ये क्वेश्चन है, इसमें ये सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है। सामने वाले फ्रेंड के पास कोई और इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, वो आप अपने ही नोट्स में लिख लीजिए। इस तरह से आप बातचीत करके और हेल्दी डिस्कशन से अपने कंसेप्ट्स को और क्लियर कर पाएंगे। यहाँ पे हमें नेगेटिव एटीट्यूड नहीं रखना है, क्योंकि मैं अपने फ्रेंड को कोई 2 चीज एक्स्ट्रा बता दूंगा तो वो मुझसे आगे पहुंच जाएगा। ये अप्रोच नहीं रखना है। अगर आप किसी को 2 चीजें बताएंगे, वो चीजें बताते वक्त आपके भी कंसेप्ट्स क्लियर हो रहे हैं, आपका भी रिविजन हो रहा है, और इस तरह से आप प्रिपरेशन एक हेल्दी मैनर में कर पाएंगे।
सो पीयर ग्रुप्स आर ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन यूपीएससी. आपके ऊपर है आप उसको कैसे यूटिलाइज करते हैं. सो मोटिवेशन है, उसके लिए कोई एक मैं आपको एक ऐसे नहीं दवाई नहीं दे सकती है कि आप ये टैबलेट खा लीजिए और आप मोटिवेटेड फील करेंगे. बहुत ऐसे इंस्टेंसेस आएंगे जहाँ पे लोग फेजेस आएंगे, जब फेलियर्स आते हैं तब ऐसा नेचुरल है इंसान को लगना कि शायद ये चीज मेरे लिए नहीं है. बट अगेन क्या चीज याद रखनी है? वाई याद रखना है. दूसरा पेरेंट्स, उनको याद रखना है, वो आपको ऑटोमेटिकली मोटिवेट करेगा. एंड तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट जो मेजॉरिटी ऑफ एस्पिरेंट्स में मिसिंग होता है, खुद पर भरोसा. हम सारी चीजें कर लेते हैं, पूरा साल अच्छे से प्रिपेयर करते हैं, लेकिन जब एग्जाम आने लगती है तब लास्ट के डेज में इतना पैनिक कर जाते हैं कि सारी चीजें भूल जाते हैं एग्जाम के प्रेशर में. और वो क्यों होता है? क्योंकि खुद पर भरोसा नहीं होता है. तो खुद पे फेथ रखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैंने जो पढ़ाई करी है, मैंने प्रिपरेशन करी है, मैंने पूरे दिल से ऑनेस्टली मेहनत करी है, तो मुझे एग्जाम में भी सब याद आएगा बिकॉज मेरे कंसेप्ट क्लियर है. बिकॉज वो क्यूरियोसिटी वाला जो कीड़ा है जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था, वो आपने प्रिपरेशन के टाइम पे रखा है, आपके कंसेप्ट क्लियर किए. तो खुद पे भरोसा रखना बहुत जरूरी है. टाइफॉइड हुआ था मुझे, तो मैंने खुद पे भरोसा रखा कि मैं कर पाऊंगी, तभी मैं कर पाई. अगर खुद पे भरोसा नहीं हुआ था तो शायद नहीं कर पाती. तो ऐसी इंस्टेंसेस आपके लाइफ में भी आएंगे. आपको खुद की मेहनत पे भरोसा रखना बहुत ज्यादा जरूरी है. सबसे पहली चीज कि मुझसे ये यूपीएससी क्रैक हो सकती है, मुझसे नहीं होगा तो एग्जैक्टली तो वो चीज कैसे आएगी? खुद पे भरोसा करके. तो ये चीजों से आपको यूपीएससी क्रैक करनी है. यूपीएससी इज नॉट अ रॉकेट साइंस. यूपीएससी इज वेरी इजी. ऐसा नहीं बोलूंगी कि इजी यानी कि 12th के एग्जाम जैसा इजी है, ऐसा नहीं है. यूपीएससी क्रैक हो सकता है, लेकिन इसमें आपको कंसिस्टेंटली स्ट्रक्चर्ड मैनर में आपकी प्रिपरेशन करनी है और अपडेटेड रहना है. अगर डेली बेसिस पे आप प्रिपेयर करेंगे तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगी, आज नहीं तो कल, बट डेफिनेटली मिलेगी. बट अप्रोच पॉजिटिव रखना, खुद पे भरोसा रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. सर, इफ यू वुड लाइक टू ऐड समथिंग टू दिस. बस मैं सिर्फ यही ऐड करना चाहूंगा कि याद रखना, हर्षिता ने फ्रेंड्स के आगे गुड भी लगाया था. गुड फ्रेंड्स, राइट. और एक और क्वेश्चन जो मैंने बहुत फेस किया है, बच्चे आगे पूछेंगे सर वही लेजी वाला, वैसे आपने एड्रेस कर ही दिया. को वो सवाल पूछना तो नहीं चाहता हर्षिता से कि सर मुझे नींद बहुत आती है. नींद बहुत आती है. खरगोश को याद करो, वो सो गया था और कछुए से हारा था. इससे ज्यादा बेइज्जती खरगोश की हो सकती है कि कछुए से हार जाए? हाँ, तो सोना जब भी ज्यादा नींद आई, चलो 8 आवर्स इज ओके, इतनी तो चाहिए ही, लेकिन वो आती ही रहेगी. थोड़ा चले फिर नींद आ गई, तो याद रखना है कछुआ चला आ रहा है. उसके बाद फिर खरगोश बेचारा देखना कभी मुंह छिपाते घूम रहे हैं तब से सारे खरगोश. तो इसका कुछ नहीं है, वही इंटरनल ड्राइव वाली बात है, वो आपको खुद मैनेज करना पड़ेगा. कोई दवाई ऐसी नहीं है कि आपको, अच्छा कोई दवाई दे भी तो खाना मत. तो ऐसे नहीं हो सकता है कि मेडिसिन है, टैबलेट्स हैं, इनसे नींद कम आती है. नो, फिर वो मेंटल हेल्थ पे असर डालेंगी. एनी डाउट्स यू हैव? शुड वी टेक? Yeah. Any questions? I'm doing law from Chandigarh University and I live in Zirakpur. It is about 30 to 40 kilometers. And and it is compulsion to attend college for us. So how should I manage? Like, उस केस में where you have genuine reasons where you can not attend your classes, at that time you can take help of the online lectures which I provided. in class is not the problem, but the self-study time, like the qualitative study you told, that is. So what I can suggest you is, because she is not aware of the distance of Zirakpur from here. And Chandigarh University too. She is not aware of the distance, right? So what you can do is, what I can suggest you is that after attending your Chandigarh University, you can come and attend the classes here. Then instead of going to Zirakpur, you can arrange some PG, if possible, near your coaching. Yes, but there is a time gap, na? Like 4:15 evening batch starts, and 5:30 also it starts. so the timing between I can't go back to Zirakpur and then come. No need to go to Zirakpur. Go to Zirakpur as other students go to Patiala, Shimla, Barnala. You feel that you are not, localite. This can be done.
You can go to your home at weekends, first thing. Secondly, you can go to Chandigarh. From Chandigarh University, you can directly go to Zirakpur, your home, and attend the class online, live mode. That is the second option. Because for PG, I don't want to create any financial burden because my sister is going to take admission in The MBBS. second option is good for you. Sundays, you can come meet your teachers and attend your current affairs classes in offline and take your doubts from your teachers. So two options can be there for you. I have two questions. Firstly, it's a request. Do you know a person who's visually impaired and has cleared IS? And yes, this year itself, rank 91, Mr. Manohar. What I wanted to ask is, do you know them personally? Because I need to ask some guidance. As a visually impaired person, there are certain things that, certain difficulties that I find. So, especially for map work and CSAT, it's a bit difficult. I'll come talk to him and then I can let you know, sir. Then you can contact that. That'll be of great help. Sure. Thank you so much. And second, it's on a personal level a question. Yes. Why would the interviewer select me instead of a person who's completely fit? Because of my disability, there are certain things that there is a certain limitation that I can and cannot do. So why would the interviewer select me instead of? See, first thing, अगर यूपीएससी को विजुअली इम्पेयर्ड बच्चा नहीं लेना होता तो वो उनको एग्जाम देना अलाउ नहीं करते. So your disability is not your limitation, provided you consider it as your limitation. वो limitation तभी बन सकती है when you feel that your disability is your limitation, but it is not. Okay? तो ये misconception तो अपने दिमाग से निकाल दो. Just because you don't have something that you cannot achieve your goal. Because आप इसको इससे मिलो. मैं अक्सर ऐसा देखती हूँ. I cannot understand what your situation is exactly. But मैं ऐसा देखती हूँ. अगर आपके पास eyesight नहीं है तो आपके पास वो जो एनर्जी है वो आप उस चीज को दूसरे वे में यूज कर सकते हो. आपकी जो हियरिंग कैपेसिटी होगी या आपकी अंडरस्टैंडिंग कैपेसिटी होगी वो हम सबसे बहुत ज्यादा होगी कुछ लेवल पे. बिकॉज वी गेट डिस्ट्रैक्टेड बाय द थिंग्स वी सी. आप उस चीज में डिस्ट्रैक्टेड नहीं हो. सो आप अपनी जो एनर्जी है उसको और फोकस वे में यूज कर सकते हो. टेक इट एज अ पावर, नॉट एज अ डिसेबिलिटी. तो यस, यूपीएससी है. अगर यूपीएससी को विजुअली इम्पेयर्ड बच्चे नहीं चाहिए तो वो एग्जाम ही नहीं देने देते. एंड यहाँ पे बीइंग ए सिविल सर्वेंट बहुत सारी फैसिलिटीज आपको प्रोवाइड की जाती है सो दैट यू कैन डू योर सर्विस इन अ बेटर मैनर. तो वो सब चीजें हैं. आपको बस इतना ध्यान रखना है. यहाँ पे आपको अपना दिमाग यूज करना है. आपको जो भी चीजें, इफ यू डोंट हैव यू कैन नॉट सी सर्टेन थिंग्स, आपको वो चीजें एक्सप्लेन करी जाएगी. तो देर आर ऑलवेज वेज थ्रू विच यू कैन डिलीवर इन अ सर्टेन मैनर. बट आपको वो आइडेंटिफाई करना है, वो क्रिएटिव मेथड जिससे आप अपनी जो सर्विस है वो बेटर वे में दे सके सोसाइटी को. योर ब्रेन इज योर सुपर पावर. तो आपकी डिसेबिलिटी या कोई भी डिसेबिलिटी हो, दैट इज नॉट योर लिमिटेशन. यू आर योर ओनली लिमिटेशन प्रोवाइडेड यू फील दैट इट इज. एंड जो मनु गर्ग है उनसे मैं बात करूंगी एंड फिर मैं सर को बताऊंगी एंड ही विल लेट यू नो. ओके. एकता ने एक क्वेश्चन पूछा है, मैम बहुत बार ये प्रॉब्लम होती है कि कॉन्सेप्ट तो पढ़ लिया, उसे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मोल्ड करने में प्रॉब्लम होती है. कई बार कुछ ज़्यादा एक्स्ट्रा लिख दिया और किसी वजह से पोर्शन रह गया. वो चीज आएगा. ये लिखने की बात है तो मेंस की बात होगी. तो इसमें आपको पीवीसी क्वेश्चंस के जो टॉपर्स के हैंड रिटन आंसर्स होते हैं वो देखने हैं. टॉपर्स की जो मॉक आंसर कॉपीज होती है ना, उससे आपको पता चलेगा कि किस तरह से आंसर लिखना होता है. मुझे भी इस चीज से बहुत हेल्प मिली थी बिकॉज हमारे पास कंटेंट तो बहुत सारा होता है बट उसको पेपर पे कैसे लिखना है. एंड बिकॉज यूपीएससी में लिमिटेशन होती है. 10 मार्कर है तो उसमें 250 वर्ड्स होते हैं एंड 2 पेजेस होते हैं. स्पेसिफिक पेजेस दिए होते हैं, उसके अंदर आपको पूरा आंसर लिखना होता है. तो उस केस में टॉपर्स के मॉक टेस्ट के आंसर कॉपीज आर अ ग्रेट रिसोर्स विच कैन हेल्प यू इन स्ट्रक्चरिंग योर आंसर्स इन अ बेटर मैनर. When did you make up your mind that अच्छा मैंने तो यूपीएससी ही करना? So I wanted to know that. यहाँ पे तो बहुत सारे बच्चे हैं जिन्होंने 12th के बाद या तब से इतनी जल्दी प्रिपरेशन शुरू करी है. मेरे केस में
व्हेन आई कंप्लीटेड माय ग्रेजुएशन एंड सीए दोनों साइमल्टेनियसली किया था, उसके बाद मैंने डिसाइड किया दैट आई वांट टू परस्यू सिविल सर्विसेज एंड इट वाज माय फादर हु इंट्रोड्यूस्ड मी. ही गाइडेड मी कि जैसा मेरा नेचर है उस हिसाब से सिविल सर्विसेज वुड बी द राइट प्लेटफॉर्म फॉर मी, जहाँ पे मैं सिस्टम में रह के वो चीज़ें अचीव कर पाऊंगी जो मुझे करनी है. तो इट वॉज माई फादर. बट जब मैंने डिसाइड किया, खुद देखा सिलेबस एंड सारी चीज़ें, फिर मैंने एक बार डिसाइड कर लिया, देन इट बिकेम माई ड्रीम. इट स्टार्टेड एज माई फादर्स ड्रीम बट देन इट बिकेम माइन एंड नाउ आई एम हियर. So once you decide that you want to do it, then make it yours and give everything you can, whatever you have. Don't stop at anything. जितना आपके पास है, जितना नहीं है, उससे भी ज़्यादा आपको वो गोल के लिए दे देना है. मैम इससे पहले मतलब मेरा रिसर्च में जाने का था. देन आई डिसाइडेड टू प्रिपेयर फॉर यूपीएससी. तो समटाइम्स आई रिग्रेट कि मुझे वो करना चाहिए अभी भी. तो मतलब पूरा डिमोटिवेट होता है उससे यूपीएससी के लिए. तो उसको कैसे मैं आप यूपीएससी की क्यों आए, आप मुझे वो बताओ पहले. हम फॉर सोशल वर्क मतलब विलेजेस के लिए आई वांटेड टू मेक देम सेल्फ सफिशिएंट. जहाँ पे भी मैं जाऊंगी वहाँ. तो आप ये इमेजिन करो कि सपोज आप यूपीएससी क्रैक कर लेते हो और आईएएस बन गए, और फिर आप वो सोशल वर्क जो आप करना चाहते थे विलेजेस में जाके, वो आप कर रहे हो. वो सोचो, और उससे जो आपको सेटिस्फैक्शन फील हो रहा है, क्या वो सेटिस्फैक्शन रिसर्च को देने के कॉस्ट से ज्यादा मिल रहा है? यस और नो? इफ यस, देन दैट इज योर आंसर. जब जब आपको ऐसा लगे कि रिसर्च मैं नहीं कर पाई, उस वजह से मुझे डिमोटिवेटेड फील हो रहा है, बट द बेनिफिट यू विल बी गेटिंग बाय द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो कई टाइम्स ग्रेटर है. एंड रिसर्च ऐसा नहीं कि अभी आपने नहीं किया तो कभी नहीं कर सकते. वी कैन टेक इट अप एनी टाइम इन योर लाइफ विच यू वांट. ऐसा नहीं है कि आज अगर आपने वो चीज़ नहीं करी तो आप फ्यूचर में भी नहीं कर सकते. देयर आर ऑलवेज एवेन्यूज ओपन. आप जब सिविल सर्वेंट बन जाते हो उसके बाद भी यू हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस जहाँ पे आप फर्दर स्टडीज के लिए जा सकते हो. यूपीएससी खुद आपको अपॉर्चुनिटी देता है, गवर्नमेंट खुद आपको सपोर्ट करती है, जहाँ पे यू कैन टेक अप अ लॉट ऑफ कोर्सेज. तो देर आर ऑलवेज वेज टू डू इट. बट यूपीएससी अगर आपको करना है, यू हैव टू बी श्योर अबाउट इट एंड देन उस पर लग जाना है. फिर आपको सेकंड थॉट नहीं, डबल थॉट्स नहीं आने चाहिए कि नहीं मुझे ये करना है, नहीं करना है, या मैं वो करना चाहती हूँ. ये नहीं होना चाहिए. एक बार पूरी तरह श्योर हो जाओ यूपीएससी के लिए, और जब करो तो उसको पूरी शिद्दत से करो. आई थिंक ये जो रिग्रेट वाला पोर्शन है, ये मैं ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ. समझ गए आप लोग? हर्षिता को नहीं पता दैट आई गॉट अ very good job at the age of 22-23, class 1 gazetted officer, defense officer. I was selected for army also, naval academy, navy also, but I left that career. Do you know? मैंने वो करियर छोड़ दिया था because I was already preparing for this exam, और वहाँ पे वो मेरा ये वाला ड्रीम खत्म होना था. तो I had to choose one. I chose this. Fine. कितनी लंबे साल रिग्रेट रही, आज भी है. कभी कभी दिमाग में आ जाता है यार वो ज्यादा अच्छा होना था. आज भी बैठ के टीएस गिल सर का पॉडकास्ट में सुनता हूँ. वो पीपीएससी चेयरमैन थे, उनका रिसेंटली हुआ है, वो सुनता हूँ. रिग्रेट है, लेकिन उसके बाद पीसीएस भी क्लियर हुआ, 211 रैंक भी आ गया, उसमें मेरिट आउट हो गया. अगेन रिग्रेट. 2 रिग्रेट्स हो गए. फिर दोनों को साथ साथ में कैरी किया. फिर इंस्टीट्यूट सेटअप हो गया. तो अभी क्या है, अभी रिग्रेट नहीं है. कभी कभी यस आई मिस आउट, कभी कभी मिस करता हूं कि वो भी एक अच्छा था. ये रिग्रेट शायद साथ में कैरी करेगा, बट वंस यू अचीव समथिंग एल्स इक्वली गुड और बिगर, तो ये रिग्रेट खत्म हो जाएगा और ये शायद मिसिंग में बदल जाएगा. और उसको आप कैसे एड्रेस कर सकते हो, दैट शी हैज ऑलरेडी टोल्ड यू. लास्ट ईयर डॉक्टर काजल केम हियर, इफ यू रिमेंबर. डॉक्टर जो सेक्रेटरी हैं, उन्होंने बताया था कि वो अभी भी एक अमेरिकन यूनिवर्सिटी से रिसर्च कर रही हैं. बताया था ना? शी इज वेरी सीनियर आईएएस ऑफिसर नाउअडेज, पोस्टेड इन अ मिनिस्ट्री इन दिल्ली. तो उन्होंने बताया था कि वो अब भी इतने लंबे करियर के बाद आईएएस के, शी इज अराउंड 45 years old,
She is doing research in her field. She's a doctor. Fine. So you can do that later also. No regrets. Pass UPSC. Any other doubts? गुड आफ्टरनून मैम। मैम कई बार ऐसे होता है कि हम रिलेटिव्स की टॉक्स को तो भी कहीं ना कहीं इग्नोर कर देते हैं, लाइक बट समटाइम्स फैमिली कहते हैं कि जैसे मैं 12th में अच्छे मार्क्स नहीं स्कोर कर पाई, तो कई बार फैमिली भी कहती है कि यू शुड ड्रॉप आउट एंड ऑल, एंड फिर उससे कैसे हैंडल करें, बिकॉज फैमिली इज द बिगेस्ट सपोर्ट एंड वही कहते हैं। फैमिली की 12th फेल मूवी देखी है? आज जाके सबसे बड़ी 12th फेल वाली मूवी दिखाओ उनको। उसमें मतलब रियल एग्जाम्पल है वो, जहाँ पर वो एक्चुअली जो उसमें दिखाया गया है कि वो चीटिंग करते थे एग्ज़ाम पास करने के लिए। 10th के एग्ज़ाम पास करने के लिए पहले उन्होंने चीटिंग करी थी, तो वो एक बार एग्ज़ाम फेल हो गए थे बिकॉज वो चीटिंग नहीं कर पाए थे। वो वाली मूवी दिखाओ उनको एक बार। और दूसरा उनको ये बोलो कि आप मुझ पर भरोसा रखो, मैं कर लूँगी, मुझे करना है तो आप मुझे सपोर्ट करो। आप उनको बोलोगे ना तो वो आपको हर पॉसिबल सपोर्ट करेंगे, बिकॉज दे आर योर पेरेंट्स। फैमिली कभी आपका बुरा नहीं चाहेगी, बस कभी कभी ऐसा होता है कि जनरेशन गैप की वजह से हमें उनको चीज़ें समझानी पड़ती है। तो आपको आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बैठ के आप उनका ट्रस्ट गेन करो कि मैं ये चीज़ जेन्युइनली करना चाहती हूँ, उनको भरोसा दिलाओ कि मैं ये चीज़ करूँगी। और फिर अपने एक्शंस एज इन एफर्ट्स से प्रूव करो कि हाँ मेरा बच्चा इतना एक्चुअली मेहनत कर रहा है, शी इज सीरियस अबाउट दिस। तो वो चीज़ आपको प्रूव करवानी है, आपके ऊपर है कि आप उनको उनका ट्रस्ट एंड सपोर्ट गेन करो। एंड आज मूवी दिखाओ उनको पहले। थैंक यू मैम। और कई बार ऐसा अपेरेंटली लगता है कि फैमिली सपोर्ट कर नहीं रही है जस्ट बिकॉज ऑफ जनरेशन गैप एंड ऑल, बट फैमिली ऑलवेज सपोर्ट्स यू। चाहते तो वो आपका अच्छा ही है। आप खुद को वो बोलना शुरू करो कि आई एम वर्किंग हार्ड, मैंने अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ अच्छा कर ही लेना है। आप देखना सब कुछ ही अच्छा होना शुरू हो जाएगा। हार्ड वर्क पे रिलाई करो। फैमिली से बड़ा कोई सपोर्ट नहीं होता। फ्रेंड्स एंड ऑल सब हैं, बट जो अनकंडीशनल लव की हम बात करते हैं ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपकी फैमिली दे सकती है। अभी इस एज में आपको शायद ये चीज़ बिलीवेबल ना लगे, मैं भी यही सोचा करती थी कि नहीं, फ्रेंड्स ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ्रेंड्स जो बोलते हैं वो ज़्यादा अच्छा बोलते हैं, फैमिली को तो पता ही नहीं है क्या बोल रहे हो। बट बाद में जब आप घर से दूर जाते हैं, घर से दूर रह के प्रिपरेशन करते हैं, सब रियल लाइफ जब देखते हैं, तब आपको पता चलता है एक्चुअल में कि फैमिली से बड़ा सपोर्ट, वेल विशर कोई नहीं होता, सिर्फ वही होते हैं। और जो कुछ चंद फ्रेंड्स होते हैं ना, वो अगर आपका एक्चुअल में वेल विशर होता है ना, तो वो भी आपकी फैमिली की कैटेगरी में ही आ जाते हैं। उनका सपोर्ट हमेशा रखना साथ में। अभी रियलाइज नहीं होगा बट आगे होगा ये चीज़। फैमिली को ज्यादा बिलीव हो कि नहीं मेरा बच्चा कर लेगा और खुद को ना हो। लैक ऑफ ट्रस्ट तो ही जो नहीं, फैमिली का तो है, फैमिली का तो है, इनको खुद की नहीं है। उसके लिए अभी ये पूरा लेक्चर लिया इनर ड्राइव पे। आप कहाँ थे जब खुद को मोटिवेशन ना हो ना? मुझे जब लगता था कि मैं नहीं कर पाऊंगी, तब मेरे फादर मेरा बहुत बड़ा सपोर्ट थे। जब मुझे टाइफाइड हुआ, या जब मेरे 2 अटेम्प्ट के प्रीलिम्स नहीं हो पाए थे, जब मैंने 3rd अटेम्प्ट के पहले पापा को बोला था कि पापा मुझे नहीं करना है यूपीएससी, एक्चुअली में ऐसा बोला था मैंने 3rd अटेम्प्ट के पहले, अगर नहीं दिया होता तो आज यहाँ नहीं होती। तब पापा ने मुझे याद दिलाया कि तेरे अंदर वो पोटेंशियल है। और कभी मेरी फैमिली में मुझे बर्डन नहीं किया कि यूपीएससी करना पड़ेगा, ऐसा कभी नहीं बोला मेरे पापा ने मुझे। हमेशा यही बोला जो तुझे करना हो कर, बट उसको ऑनेस्टली कर। इफ यू फील कि यूपीएससी तुझे नहीं करना तो मत कर, बट इफ यू आर पुटिंग इन एफर्ट्स, हाफ हार्टेड एफर्ट्स मत डालना। तो आपको भी आपकी फैमिली ही मोटिवेट करेगी, वो ही याद दिलाएगी कि आपके अंदर पोटेंशियल है। बिकॉज हम वो चीज़ गेज नहीं कर पाते इस एज में कि हमारे अंदर कितना पोटेंशियल होता है, बट वी टू कीप फेथ इन आवरसेल्व्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। और जब लगता है नहीं हो पाएगा, तब तक फैमिली से सुन लो कि हो सकता है। अब तो होता है कि मेरी बेटी तो आईएएस ऑफिसर है मेरे लिए, और वो बनेगी। तो आपको आपके में फेथ लाने की जरूरत है, फिर तो आप जरूर बनोगे। मोटिवेशन भी 4 तरीके से आता है: शौक, अपने काम से प्यार, लालच और डंडा। लास्ट वाला भी एक होता है ना? तो इस बात का भी ध्यान रखना कि मैं कर ही नहीं पा रहा है। समटाइम्स यू नीड टू बी strict with yourself, sometimes, not always, but sometimes.
एक मुझे क्वेश्चन पूछना है, यहाँ पे कितने लोगों के पास प्लान बी है? प्लान ए तो यूपीएससी है, राइट? किसी ने यूपीएससी को प्लान बी तो नहीं बनाना है यहाँ पे? वो होता हाथ ऊपर कर लो कोई, यूपीएससी मेरा प्लान बी है। वो ऐसे होता है कि मैंने फलानी जगह शादी करनी है, वो मेरा प्राइमरी टारगेट है, लेकिन वो तभी पॉसिबल होगी जब मेरा आईएएस पास होगा, तो आईएएस सेकेंडरी हो गया इसमें। है किसी का प्लान बी यूपीएससी? नहीं ना? तो प्लान ए तो यूपीएससी हो गया, प्लान बी कितने लोगों का है? हाथ ऊपर करो। क्या प्लान बी है, कोई बताना चाहे तो? फैमिली बिजनेस, प्रोफेसर, सर के साथ काम करना, क्या बात है। ये फिलहाल मुझे नहीं पता था, बट मोस्ट वेलकम। और वहां पे प्लान बी, ओके, टीचिंग वहाँ, ओके। तो अभी प्लान बी, यस, स्पोर्ट्स में। क्वेश्चन पूछने का पर्पस ये था कि प्लान बी होना अच्छी बात है, बट प्लान बी की वजह से क्या प्लान ए के लिए एफर्ट्स कम तो नहीं कर रहे? वो चीज खुद को पूछना, क्योंकि अक्सर ये होता है कि जब हमारे पास प्लान बी होता है ना, तो उसका कंफर्ट कुशन रहता है कि अगर यूपीएससी नहीं हुआ तो प्लान बी तो है। वो माइंडसेट अगर रखोगे ना, तो सब मतलब आपको पता भी नहीं होगा, बट अनकॉन्शियसली आपके एफर्ट्स कहीं ना कहीं ऑप्टिमम लेवल पे नहीं आ पाएंगे। तो आज अपने दिमाग में ये रखना कि देयर इज नो प्लान बी, प्लान ए ही है, प्लान बी भी यूपीएससी ही है, प्लान सी भी यूपीएससी ही है, और वही सोची यूपीएससी ही करना। मेरा एग्जाम्पल दूं तो मेरे पास सीए का क्वेश्चन था, पर अगर मैं ये सोचती कि मैं सीए हूं तो अगर यूपीएससी नहीं होगा तो मैं वो कर लूंगी, वो सोचती तो मेरे एफर्ट्स यूपीएससी के लिए नहीं लग पाते। यस, देयर आर सर्कमस्टांसेस जहाँ पे वी नीड टू हैव अ प्लान बी, दैट इज अ डिफरेंट केस। बट अगर आपके पास एफर्ट्स है, टाइम है, अगर आप डाल सकते हो यूपीएससी में, तो अभी प्लान बी दिमाग में लाके अपने एफर्ट्स को कम मत रखना। यही सोचना मैं अभी कुछ नहीं हूँ, मुझे यूपीएससी क्रैक करने की जरूरत है और मुझे करना ही पड़ेगा, अदरवाइज मेरी लाइफ बिगड़ जाएगी। वो पागलपन के साथ यूपीएससी करना है, प्लान ए पे ही फोकस करना है। अभी अपना फोकस प्लान बी पे लेके जाना ही मत। वो चीज डिफरेंट स्टोरी है, कब यू नीड टू नो व्हेन टू लुक आफ्टर प्लान बी, वो चीज डिफरेंट स्टोरी है, जहाँ पे आपने सर्टेन अटेम्प्ट दे दिए, एफर्ट्स डाल दिए, एंड फिर बट अभी आपके लिए वो चीज नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ प्लान ए पे ही फोकस करना है और यूपीएससी ही क्रैक करनी है। प्लान बी का कंफर्ट अपने दिमाग में 1% भी मत आने देना, सिर्फ और सिर्फ यूपीएससी वही करना है। यस सर। जैसे हम सम अप ऑलरेडी करते हैं क्लास में कि फर्स्ट 2 अटेम्प्ट्स इफ यू कैन डू, तो पहले 2 अटेम्प्ट आप बिना कोई साथ में साइमल्टेनियसली स्टार्ट करे दे सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि लड़ाई लंबी हो रही है, देन यू नीड सप्लाईज, है ना, यही होता है। तो उसमें आप 3rd 4th चांस जो है किसी दूसरी ऑल्टरनेटिव स्टडी या करियर के साथ ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि अभी आपको रिवाइज करना है। इफ योर सर्कमस्टांसेस आर नॉट परमिटिंग, यू कैन डू दिस। और अगर फिर और लंबी खिंचती है, लास्ट चांस तक बात जा रही है, तो फिर अगेन एक ब्रेक लेके फोकस कर देना है एग्जाम के ऊपर। और भगवान ना करे कि सारे के सारे चांसेस हो गए, फिर स्टेट है, अपने एक करियर के साथ साथ स्टेट पे फोकस करते रहो। अगर वो भी निकल गया तो इतने में बच्चा 21 का होने वाला ही होगा, है ना। तो जब हम 40 तक पहुंच जाएंगे स्टेट को टारगेट करते हुए, तो फिर देन यू कैन एक्सपेक्ट और यू कैन कॉन्ट्रीब्यूट इक्वली। आजकल तो आपको पता ही है, प्रतिभा सेतु एक है ना ब्रिज बनाया गया है, वो यही चीज को समझ के बनाया गया कि आप लोग जो है वो इस कंट्री का बेस्ट टैलेंट बन जाते हैं आफ्टर प्रिपरेशन। योर पॉजिटिव एटीट्यूड एंड द एप्टीट्यूड दैट यू डेवलप ड्यूरिंग द प्रिपरेशन, तो आपको फिर से वो एट द प्लाइट ऑफ जॉब सीकिंग एंड ऑल वो फियर ऑफ फेलियर ना रहे। इसीलिए प्रतिभा सेतु बनाया गया है कि वो autonomous bodies and public sector undertakings and even private players वो आपको वहां से employment देते हैं। Once you reach to the interview level of any UPSC exam like this CSE, CDS, CAPF, तो ये तो आप मान के चलो कि आप एक अच्छा टैलेंट पूल बनने जा रहे हैं सारे के सारे इस कंट्री का, आप एक टैलेंटेड कैंडिडेट बनने जा रहे हैं, तो लाइफ में मार तो नहीं खाओगे। जैसा उन्होंने कहा प्लान बी अभी नहीं, प्लान बी अभी रखोगे तो दैट विल क्वेश्चन योर प्रिपरेशन। को पता होता है ना कि यार
आईएएस ना भी बोला तो कनाडा चला जाऊंगा, लेकिन कनाडा में जाके भी बहुत मेहनत करनी पड़ेगी आपको। फिर वहां दिमाग में आएगा इतनी मेहनत अगर मैंने यूपीएससी में करी होती तो मैं आईएएस क्रैक कर जाता। या कोई बात नहीं, अगर लाल बत्ती वाली गाड़ी नहीं मिलेगी तो जॉन डियर तो खड़ा ही है मेरे घर में। तो वो चीज जो है ना, वो आपको प्रिपरेशन से हटाएगी कहीं ना कहीं। तो शी इज वेरी राइट इन दिस। वो कहते हैं ना कि मूव फॉरवर्ड एंड बर्न द ब्रिजेस बिहाइंड। भागने का दिल भी करे तो मैं भाग ना पाऊं, एक बार तो ऐसा एफर्ट देना ही होगा। उसके बाद यस आगे रास्ते निकले थे, वो प्लान बी क्या, CDEFG 26 लेटर है और पंजाबी में तो 35 है। बहुत सारे प्लान्स बन सकते हैं आगे। फाउंड। तो शी इज वेरी राइट इन सेइंग दिस। अगर वो सिर्फ CA समझ लेते कि आई एम CA तो शायद ये इतने रिलैक्स हो जाते और वो फायर इन द बेली अगेन वो कम हो जाती। नॉर्मली क्या होता है ना, जब भी मुश्किल शुरू होती है तो हम भागने का एटीट्यूड वहां पे फ्लाइट मोड में आ जाते हैं। वी डोंट फेस इट, वी फ्लाई अवे। वो उसको प्लान बी जो है इस चीज को और ज्यादा एक्सेलरेट कर देता है और ज्यादा पंप कर देता है। दैट्स व्हाई शी इज वेरी राइट इन सेइंग दिस। इससे बच के तो आप प्लान बी वाला, अगर कोई ऐसा डाउट है मोटिवेशन रिलेटेड, प्लान बी रिलेटेड, एनीथिंग अपार्ट फ्रॉम व्हाटएवर हैज बीन आस्क्ड, उसके बिना अगर कुछ है तो यहाँ पे पूछ लो। ऑप्शन का एक काफ़ी क्वेश्चन रहता है बच्चों को कि कौन सा ऑप्शन ले। तो मेरा कॉमर्स बैकग्राउंड है बट मैंने PSI ऑप्शन लिया था। सो मेरा रीज़न ये था PSI लेने का, फर्स्ट थिंग यस कि थोड़ा सा मोनोटोनस हो गया था मेरे लिए कि 11th स्टैंडर्ड से कॉमर्स पढ़ते आ रही थी। सो एक ये था कि कुछ एफर्ट्स नहीं आ रहे थे उतने। एंड PSI और इसलिए लिया था मैंने बिकॉज उसका GS के सब्जेक्ट्स में ओवरलैपिंग बहुत है। GS सारे GS के पेपर्स में, essay के पेपर में, इस बार अभी ऐसे में तो अब से एक ट्रेंड बन गया है कि फिलोसॉफिकल ऐसे आता ही है। तो PSR की जो नॉलेज है उसमें थिंकर्स एंड ऑल उससे काफ़ी हेल्प हो जाती है। एंड इंटरव्यू स्टेज पे आपका कोई भी बैकग्राउंड हो, आपको IR रिलेटेड क्वेश्चंस तो पूछते ही हैं। तो वो PSR का कैंडिडेट होने से थोड़ा एज मिल जाता है। तो इस वजह से मैंने PSI लिया था। आप जो भी ऑप्शन लेते हैं वो आपका बैकग्राउंड तो ठीक है बट ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ बैकग्राउंड वाला ही ऑप्शन लेना है। आपको सारी चीज़ें सोचनी है बैकग्राउंड के साथ साथ। इंटरेस्ट, आपका मटेरियल कितना अवेलेबल है मार्केट में उस ऑप्शन से लेके, उसका जो मार्किंग स्कोर है, रेंज है, वो क्या है, कौन से ऑप्शन है जिसमें अच्छे स्कोर्स आने के चांसेस हैं, ये सारी चीज़ कंसिडर करके फिर आपको अपना ऑप्शन लेना है। कितने मैंने ऐसे फ्रेंड्स देखे हैं जो लोग इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से होते हैं बट वो लोग इंजीनियरिंग के ऑप्शंस नहीं लेते बिकॉज वो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाते हैं और उनका इतना रिसोर्स भी अवेलेबल नहीं होता है। तो ऑप्शन बहुत वाइजली सिलेक्ट करना है बिकॉज उसके 500 मार्क्स है मेंस में। 1750 मार्क्स का मेंस होता है, उसमें से 500 मार्क्स ऑप्शनल के होते हैं। सो ऑप्शनल आपका गेम या तो बना सकता है बिगाड़ भी सकता है। सो ऑप्शनल ऐसे ही नहीं लेना है कि आज कोई नया ऑप्शनल का नाम सुना, बॉटनी है या कोई है तो आज ये अच्छा लग रहा है तो ये ले लेते हैं, ऐसे नहीं लेना ऑप्शनल। बहुत सोच समझ के, उसके क्वेश्चन पेपर्स देख के, टीचर्स से बात करके, सब चीज़ें कंसिडर करके, खुद का इंटरेस्ट देख के फिर ऑप्शनल डिसाइड करना है। बैकग्राउंड का ऑप्शनल भी ले सकते हो बट आपको क्वेश्चन पेपर्स भी देखने हैं UPSC के, और आपको ये भी देखना है कि क्या आप वो मेहनत कर सकते हो, रिसोर्सेज अवेलेबल है, सारी चीज़ें कंसिडर करके फिर लेना ऑप्शनल। तो वह बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन है, वो लाइटली बिल्कुल मत लेना ऑप्शनल वाला। एज यू सेड कि आप CA भी हो और आपने UPSC की प्रिपरेशन करी, तो आपके लिए CA ज़्यादा टफ था या UPSC? एंड जैसे मेरा भी बैकग्राउंड कॉमर्स है बट नाउ इन ग्रेजुएशन आई डिसाइडेड कि मैं BCom को ना करके BA करूँ सो दैट मेरे को UPSC में हेल्प हो। दोनों अपने आप में टफ थे। जब CA कर रही थी तब CA बहुत टफ लगा था, फिर जब UPSC किया तब लगा कि नहीं UPSC भी बहुत टफ है। तो अपने आप में हर एग्ज़ाम अपने लेवल पे टफ होती है, कंपैरिजन नहीं कर सकते क्योंकि दोनों के सिलेबस डिफरेंट है, दोनों के अप्रोचेस डिफरेंट है। लेकिन हाँ, इसमें सिमिलैरिटीज कर सकते हैं। CA में जो मैंने डिसिप्लिन, डिटर्मिनेशन, परसिवियरेंस, वो सारी चीज़ें सीखी, वो चीज़ें मुझे UPSC में काम आई। तो वैसे ही आप जो भी एग्ज़ाम देते हैं अपार्ट फ्रॉम UPSC, उससे आपको वो चीज़ें उठानी है जो आपको UPSC की प्रिपरेशन में हेल्प करेगी। सो इट इज़ नॉट एक्चुअली अबाउट कंपेयरिंग, इट इज़ अबाउट को रिलेशन कि आप उन चीज़ों से आप UPSC की प्रिपरेशन कैसे बेटर कर सकते हैं। सो आप BA करते हैं या BCom करते हैं, जो भी करते हैं, इट इज़ नॉट अबाउट कि BA आपको हेल्प करेगा या BCom हेल्प नहीं करेगा, बट उससे आपका जो माइंडसेट है वो आपको हेल्प करेगा UPSC में, नॉट द सिलेबस इटसेल्फ। गुड आफ्टरनून मैम। मैम आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस कैसे करें?
वो मेंस में तो कवर होगा ही, साथ में अगर आपको ब्रीफली बताऊं तो PYQs की प्रैक्टिस करनी है। एक तो पिछले 5 साल के जो PYQs है वो आपको पहले खुद लिखने हैं एंड उसके साथ साथ आपको कंपेयर करने हैं। टॉपर्स के आंसर कॉपीज है या मॉडल आंसर्स है, व्हाटएवर सूट्स यू। That will provide them. Yes. Toppers की copies and all वो those तो type. बेटर है, आपको फिर कंपेयर करने में इजी रहेगा कि टॉपर क्या वे में सोच रहा है एंड आप क्या सोच रहे हो। उससे आपके आंसर्स धीरे धीरे बेटर हो पाएंगे। एंड साथ में जो टेस्ट होंगे वो टेस्ट के थ्रू आपके आंसर्स और ज़्यादा रिफाइन होते जाएंगे। हम रिसोर्सेज के पीछे भागते हैं, फोमो में आ जाते हैं कि इतने सारे ये नया रिसोर्स आया मार्केट में, काफ़ी सारे आप एड्स देखेंगे, ये ऐड में आज कुछ नया रिसोर्स आ रहा है, कोई नया क्लास आ रहा है, कोई नया क्रैश कोर्स आ रहा है, उसके पीछे भाग लेंगे, अलग अलग चीज़ों के पीछे भागेंगे। आपको कलेक्टर ऑफ रिसोर्सेज नहीं बनना है, यही चीज़ याद रखिएगा। आपको कलेक्टर बनना है इन रियल सेंस, इन रियलिटी। तो जो आपको मटेरियल्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं, जो आपके खुद के नोट्स हैं, बस उसी को बार बार रिवाइज करना है, उसी को पढ़ना है, तो वो चीज़ें याद रहेंगी। फिर वो क्वेश्चन चले जाएंगे कि चीज़ें याद नहीं रहती या हमसे हो नहीं रहा है, वो सब चीज़ें साइड में हो जाएंगी। लिमिटेड नोट्स, लिमिटेड प्रिपरेशन, मैक्सिमम एफर्ट्स रिसोर्सेज के पीछे नहीं लगाना है, एफर्ट्स लगाना है चीज़ें समझने में। तो यूपीएससी की प्रिपरेशन कंपैरेटिवली ईजी हो जाएगी। कोई रॉकेट साइंस नहीं है यूपीएससी करना, ऑर्डिनरी लोग ही करते हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोग नहीं करते। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में एक्स्ट्रा क्या होता है? आपका एक्स्ट्रा एफर्ट, एक्स्ट्रा कंसिस्टेंसी, एक्स्ट्रा हार्डवर्क, जो आपके कॉम्पिटिटर से थोड़ा ज़्यादा है, बस वही एक्स्ट्रा है और कुछ नहीं। आई होप दैट एनरिचिंग सेशन रहा होगा। आपके और भी कोई डाउट्स होते हैं तो आप सर को बता सकते हैं, सर मुझे कम्युनिकेट कर सकते हैं। एंड आपको अच्छे से प्रिपेयर करना है, बस फोकस यही रखना है कि कंसिस्टेंट प्रिपेयर करना है। ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन। और आपके शब्दों में अगर मैं सम अप करूं इसी चीज को, तो फर्स्ट थिंग इज कि एक सब्जेक्ट के लिए 100 किताबें पढ़ने की कोशिश मत करो, एक ही किताब को 100 टाइम्स पढ़ने की कोशिश करो। Secondly, UPSC is done by ordinary people having extraordinary fire in the belly. I think over now, no doubts. Right then, thank you so much. Thank you, Harshita. Once again, I thank you on behalf of all of them, and I hope they would do better now and they would act upon all the suggestions given by you, and finally, they would develop the fire in the belly like you.